तो चलिए वन शॉट का आज नेक्स्ट लेक्चर हमारा है डी एंड एफ ब्लॉक का, ठीक है। तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्या, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। हम इनके एलिमेंट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब एक बात समझिए कि डी एंड एफ ब्लॉक शुरू करने जा रहे हैं, इसमें हमको पढ़ना क्या है, हमको इसमें पढ़ना क्या है। पहली चीज तो टॉपिक का ये समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट पढ़ना क्या है। तो देखो होता क्या है कि डी एंड एफ ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं हमारे पास। तो एक पहली चीज तो ये देखो, हमारे पास पूरी 3D सीरीज है डी। अरे पीरियोडिक टेबल देखा है कि नहीं देखा है? तो डी में हमारे पास ऐसे पूरा एक ब्लॉक बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है? एक ब्लॉक बना हुआ है पीरियोडिक टेबल में, ठीक। अब इसके अंदर एक हमारे पास 3D सीरीज है पूरी, एक 3D सीरीज है, एक 4D सीरीज है, एक 5D सीरीज है और एक 6D। मतलब हमें 3D 4D 5D 6 सीरीज है, इतना 3 सीरीज है हमारे पास में। याद होगा इसका नाम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ऐसे ही है, पीरियोडिक टेबल में अरेंज है कि नहीं है पूरा। तो स्कैंडियम से लेके इधर जिंक तक, या कह सकते हैं यहां जिंक, कैडमियम, मरकरी, ठीक है। जिन्ना जिंदगी कबाड़ होगी, जिंदगी कैडबरी होगी कनाडा में, ऐसा है कि नहीं है। ये पूरा एलिमेंट किस में आता है, पूरा डी ब्लॉक में आता है। किस में आता है बेटा? डी ब्लॉक में आता है। बात बराबर है कि नहीं। और एफ ब्लॉक कहां शुरू होता है? एफ ब्लॉक कहां शुरू होता है? एफ ब्लॉक शुरू होता है हमारे पास में कहां से बेटा? अगर देखा जाए कहां से, तो सीरियम से, है ना। मतलब अगर देखा जाए तो एफ ब्लॉक में दो बैग, एक लेंथनम है और एक क्या बेटा, एक्टिनियम। लेंथनम कहां शुरू होता है? 58 से लेकर के 71 तक। कहां से? 58 से 71 तक। और ये कहां से शुरू होता है? 90 से लेकर के 103 तक। क्या इतनी बात बराबर समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही? बराबर समझ में आ रही होगी। तो 58 से 71 और 90 से 103 तक हमारे पास में ये बात क्लियर है। अब एक बात बताओ सर, पढ़ना क्या है इसके अंदर? तो इसको पढ़ने के लिए हमारे पास बेटा एक्चुअली देखा जाए तो हमारे पास पूरा जो चैप्टर है ना डी एंड एफ ब्लॉक में, तो डी एंड एफ ब्लॉक को पढ़ने के लिए आपके पास दो पार्ट होना चाहिए, खाली दो पार्ट होना क्या चाहिए। पहली चीज तो हम अगर कोई चीज पीरियोडिक टेबल में जैसे अरेंज हो ऐसे पढ़ना चाह रहे हैं तो क्या क्या होगा। जैसे पीरियोडिक टेबल हमने पढ़ा था, याद है कि नहीं याद है? तो इसका जो एक जनरल प्रॉपर्टी था, अगर जनरल प्रॉपर्टी की बात करें तो जनरल प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ना शुरू किया था, अगर याद हो आपको। तो जनरल प्रॉपर्टी जब भी डिस्कशन किया था तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, जनरल प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या क्या हो सकता था। सर हमने सबसे पहले इसके अंदर क्या किया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या क्या था? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या मैंने ये पढ़ा था? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या कह सकते हैं अभी इस पे जब पहले तो इंट्रोडक्शन आता है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर दूसरी पार्ट की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में दूसरा पार्ट हमारे पास क्या आएगा बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद हमारे पास आता था एटॉमिक साइज या फिर आयनिक साइज। याद है कि नहीं याद है? तो एटॉमिक साइज और आयनिक साइज, याद, एटॉमिक साइज और आयनिक साइज। उसके बाद में याद हो आपको तो एटम था, तो इसके अंदर आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, या आयनाइजेशन इंथैल्पी पढ़ा था? यस सर, आयनाइजेशन इंथैल्पी पढ़ा था हमने, याद है। आयनाइजेशन इंथैल्पी के बाद में हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, मैं आपको गिना दे रहा हूं, लिखूंगा नहीं, ठीक है। आयनाइजेशन इंथैल्पी हो सकती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो होती नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो होती नहीं है। मतलब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव थोड़ा था तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है। तो इलेक्ट्रो अगर पॉजिटिव होगा तो याद है लो ईएन वाले जो मेटल होते थे उनके ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड क्या होते थे, बेसिक नेचर के। तो मेटल का ऑक्साइड बनेगा, तो मेटल का ऑक्साइड भी देखेंगे। अब मेटल का ऑक्साइड देखेंगे तो हमको सबसे पहले क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है, एटॉमिक साइज पढ़ना है और आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ना है। और भी कोई प्रॉपर्टी हो सकती है ना सर, और इसकी बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टी हो सकती है सर। क्या बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है इसका, मेल्टिंग पॉइंट हो सकता है इसका, मैग्नेटिक नेचर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इसकी डेंसिटी हो सकती है, अरे हो सकती है। तो हमको इसका मेल्टिंग पॉइंट पढ़ना है, हमको इसका बॉइलिंग पॉइंट पढ़ना है, हमको इसका डेंसिटी पढ़ना है, बराबर। सर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी पढ़ना है। क्या मेटल के अंदर एक खास करैक्टर होता है, कैटालिटिक करैक्टर होता है, तो इसका कैटालिटिक करैक्टर भी पढ़ना है। क्या मेटल बड़े बड़े साइज के होते हैं तो इसके अंदर छोटे छोटे नॉन मेटल इसके अंदर धसे हुए, तो क्या इसके अंदर इंटरस्टिशियल मतलब इंटरस्टिशियल कंपाउंड भी पढ़ना है। क्या ये जो है सेम साइज के होते हैं तो इसकी वजह से क्या बनाते हैं बेटा, ये एलॉय बनाते हैं, तो क्या एलॉय भी पढ़ना है। तो मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एटॉमिक साइज है, आयनिक साइज है, आयनाइजेशन एनर्जी है, इसका मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, मैग्नेटिक नेचर है, हीट ऑफ एटमाइजेशन है, या कह सकते हैं इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है, डेंसिटी है। डेंसिटी के बाद और क्या हो सकता है बेटा, कैटालिटिक नेचर है इसका, एलॉय फॉर्मेशन है इसका, ऑक्सीडेशन स्टेट है कि नहीं है, और इंटरस्टिशियल कंपाउंड है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड है। ये सब प्रॉपर्टी पढ़नी कि नहीं पढ़नी है? तो क्या ये सब इसकी जनरल प्रॉपर्टी हो जाएंगी? अरे हो जाएंगे जनरल प्रॉपर्टी की नहीं। अच्छा कुछ इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में आएंगे तो इसके पास बेसिकली दो एलिमेंट होते हैं। क्या होते हैं बेटा? एक होता है हमारे पास केमनोफोर, जिसकी डिटेल स्टडी करनी है। हमारे पास दो कंपाउंड इसके होते हैं। जैसे पी ब्लॉक नहीं पढ़ते हम लोग, तो पी ब्लॉक में कैसे पढ़ते हैं, पी ब्लॉक में हम उसकी जनरल प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं या उसके कुछ कंपाउंड पढ़ लेते हैं।
और जनरल प्रॉपर्टी में दो चीजें पढ़ते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। तो इसके अंदर कुछ फिजिकल होंगे और कुछ केमिकल होंगे। और उसके बाद में हमको क्या पढ़ना है, KMnO4 एंड क्या पढ़ना है बेटा, K2Cr2O7। क्या पढ़ना है, K2Cr2O7। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं? तो क्या K2Cr2O7 की डिटेल स्टडी करनी है, KMnO4 की डिटेल स्टडी करनी है? जब ये पढ़ लोगे तो उसके बाद में क्या होगा बेटा, उसके बाद में F ब्लॉक मिल जाएगा। F ब्लॉक में भी सेम ऐसे कहानी पढ़नी है, लेकिन F ब्लॉक के अंदर बहुत ज्यादा करेक्टर नहीं पढ़ना है। बात बराबर है कि नहीं बराबर है? पक्का ना? तो हमको यही बात पढ़ना है। तो क्या मैं इसको शुरू करूं, अब इजाजत देते हो भाई? हाँ इजाजत है, ठीक है बेटा, ठीक है। देखो पहली चीज तो ये ध्यान रखो, पहली चीज देखो, एनसीईआरटी जब लिखती है तो एनसीईआरटी के अंदर जो पहला टॉपिक लिखा हुआ है कि पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। भाई डी ब्लॉक का पोजीशन कहां है? क्या लेफ्ट साइड में है? ये क्या लेफ्ट साइड में है आपके? नहीं। क्या राइट साइड में है? क्या बीच में सेंटर में है कि नहीं है? अगर सेंटर में है तो क्या हमारे पास में शुरुआती दौर में क्या होगा, इधर जो होता है वो एस होता है, इधर जो होता है एस होता है, और इधर जो होता है वो क्या होता है, पी होता है। बीच में कौन होता है, डी। तो अगर एस ब्लॉक होगा तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर करेंगे, एस में। और अगर पी वाला होगा तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर करेंगे, पी में। अगर डी वाला होगा तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कहां करेंगे, डी में। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू एस सबसेल, तो वो एस होगा कि नहीं होगा? जैसे लिथियम है, अगर मान लो लिथियम है तो 1s2 2s1। जैसे सोडियम है तो 1s2 2s2 2p6 3s1। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर हो रहा है, एस में। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर हो रहा है, एस में। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में एंटर हो रहा है तो वो किस ब्लॉक का होगा, एस का कि पी का या डी का? एस या पी या डी? एस। बात बराबर कि नहीं बराबर? अगर देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में एंटर हो रहा है तो वो कहां का होगा, P1। यहां पे भी देखो पी है, यहां पे भी पी है। तो जैसे बोरान ले लो, एल्युमिनियम ले लो, और ये कार्बन ले लो, सिलिकॉन ले लो या फ्लोरीन ले लो, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर होता है, पी में। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर होता है, पी में। क्या बात बराबर है कि नहीं? अगर एस में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ तो वो कहां का, एस का। और लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में एंटर हुआ तो पी का। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? मैं लास्ट इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, मैं पहले इलेक्ट्रॉन या दूसरे की बात नहीं कर रहा हूं। तो सर डी कहां है? तो सर एस और पी को पहचानना आ गया कि नहीं आ गया? तो अब डी की बात कर लेते हैं, कर ले डी की बात। तो सर डी का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पीरियोडिक टेबल में वैसे मैंने पूरा सिखा रखा था। देखो जैसे डी ब्लॉक है ना, तो डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऐसे समझो। सर अगर कभी भी पहले अगर पीरियोडिक टेबल देखोगे तो पीरियोडिक टेबल ऐसे होता है कि नहीं होता, यहां से यहां तक होगा। तो पहले इसमें क्या होता है, 2 ब्लॉक एस के होते हैं। अरे बोलो भैया, 2 ब्लॉक एस के होते हैं कि नहीं होते हैं? फिर 10 ब्लॉक किसके होते हैं, 10 ब्लॉक डी के होते हैं कि नहीं होते हैं? और फिर कितने होते हैं, पी के कितने ब्लॉक होते हैं, 6। पी के कितने होते हैं, 6। तो क्या पहले एस भरा जाएगा? तो अगर मान लीजिए फोर्थ सेल की बात करिए, मान लीजिए पहले क्या भरेंगे, एनएस। क्या भरेंगे, एनएस। और लास्ट में कौन भरा जाएगा, एनपी। क्या भरा जाएगा, एनपी। यही है कि नहीं है? अब बताओ एनएस एनपी से पहले कौन आएगा, n-1 और ये आ जाएगा डी, n-1 डी। और उससे पहले क्या आ जाएगा, n-2 और फिर एफ। बात बराबर है कि नहीं बराबर? जब जो जरूरत पड़ेगी, अगर आप डी भरना चाहते हो, क्या डी भरना चाहते हो, तो पहले क्या एस भरना पड़ेगा, एस भरना। और इससे पहले जो कोई नॉबल गैस हो तो भरना ही पड़ेगा ना भाई। इससे पहले जो प्रीवियस नॉबल गैस है, इनर्ट गैस है, वो तो भरना ही पड़ेगा ना। तो सर ये है, अगर एफ है, अगर एफ है तो एफ भरने की जरूरत पड़ेगी, अगर एफ नहीं है तो भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, तो अगर मान लीजिए पहले एनएस फिर n-2 अगर है तो भरना है, नहीं भरे तो नहीं भरना है। फिर क्या भरना पड़ेगा, डी भरना पड़ेगा कि नहीं? तो एस में इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है सर, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। क्योंकि बार बार जरूरत पड़ेगी, अगर डी को स्टेबल बनाना तो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां भेज सकते हैं, यहां से यहां, क्योंकि हाफ फील्ड फुल फील्ड होता है कि नहीं कॉन्सेप्ट की नहीं। और डी की इलेक्ट्रॉन की कहां से कहां तक हो सकता है सर, 1 से लेकर के कहां तक, 10 तक। तो ये जब वेरिएबल होगा तो क्या होगा, मतलब अगर डी में लास्ट इलेक्ट्रॉन भर रहे हो तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो भर रहे हो वो डी में भर रहे हो कि नहीं? तो लास्ट इलेक्ट्रॉन अल्टीमेट सेल है कि पेनल्टीमेट सेल है? अल्टीमेट तो होगा ये ना, और ये एक माइनस है ना। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां भरता है, अल्टीमेट में कि पेनल्टीमेट में? तो डी भरने के लिए लास्ट इलेक्ट्रॉन अल्टीमेट या पेनल्टीमेट? तो पेनल्टीमेट होगा। बात बराबर कि नहीं बराबर? सर मेरे पास यहां से देखिए आयरन है कि नहीं है, आयरन है, आयरन है। तो 1s कितने इलेक्ट्रॉन, 26। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, क्या ये इनर्ट गैस हो गया? और ये कौन सा इनर्ट गैस हो गया, अर्गन। क्या हो गया, अर्गन हो गया कि नहीं? अब बताओ आउटर शेल क्या होगा, 4s। तो 4s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। फिर क्या भरेंगे, 3d6, 3d6। क्या बात बराबर है कि नहीं? सर मैंने कहा स्कैंडियम, स्कैंडियम भी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहां तक हो गया इनर्ट गैस। फिर क्या होगा, आउटर शेल 4 और फिर 4-1 कितना होगा, 3d और कितने 1। जितनी जरूरत पड़ेगी उतना भरते जाएंगे। सर सेम काम निकल के अंदर भी है, 4s2 3d8, और सेम काम जिंक के अंदर भी है, 4s2 3d10। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां भरा जाएगा, डी में। कहां भरा जाएगा? और लास्ट इलेक्ट्रॉन अल्टीमेट में होगा कि पेनल्टीमेट में होगा? हाँ, पेनल्टीमेट में। क्या बात बराबर क्लियर समझ में आया कि नहीं से? अच्छा, जो एफ ब्लॉक एलिमेंट होगा,
एफ ब्लॉक का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां भरेंगे सर? ये लोस्ट नहीं है, लास्ट इलेक्ट्रॉन है। कहां? इसी का जब भरना है तो n माइनस n, मतलब ये ऐसे ही होगा, ns में इलेक्ट्रॉन पहले भर दीजिए, फिर कहां भरोगे? n माइनस 2f है ना, फिर f में भरोगे, फिर n माइनस 1d। अब d में, अब d तो बाद में आता है ना बेटा, तो जो बाद में आता है उसमें तो भरा नहीं जाता है, बाद में जो आता है उसमें भरा जाता है क्या इलेक्ट्रॉन? नहीं, बाद वाले को नहीं भरा जाता। तो बाद वाला कौन है इसके अंदर? सर p है, तो p काट दो, p क्या कर दो? काट दो। पहले किस में भरा जाएगा? ns में। किस में भरा जाएगा? ns में। लास्ट इलेक्ट्रॉन फिर कहां भरा जाएगा? n माइनस, भाई भरना तो यही चाहिए था ना, लेकिन होता क्या है कि d के अंदर होता है ना f, तो d में एक इलेक्ट्रॉन भरना पड़ता है। कितने इलेक्ट्रॉन? एक। तो या तो इसके अंदर 0 हो सकता है, या फिर इसके अंदर 1 हो सकता है, और बाकी f के अंदर इलेक्ट्रॉन अब कहां से कहां तक होगा? 1 से लेकर के 14 तक। तो बताओ, ये तो हो गया अल्टीमेट, n बाहर ना, तो अल्टीमेट, और अल्टीमेट के अंदर ये हो गया तो क्या हो गया? पेनल्टीमेट। क्या हो गया? ये अल्टीमेट और ये पेनल्टीमेट, और पेनल्टीमेट के अंदर भी जो हो जाएगा तो उसका नाम क्या होगा? एंटी पेनल्टीमेट। क्या नाम हो जाएगा? एंटी पेनल्टीमेट। क्या बात बराबर है कि नहीं? तो यही पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता है? सवाल देखो बड़े अच्छे हो सकते हैं इसके अंदर, सवाल पूछ के दिखाएं। अगर इलेक्ट्रॉन कभी भी निकलता है, अगर इलेक्ट्रॉन कभी भी निकलता तो कहां से निकलता है? आउटर से। कहां से निकलता है? तो बताओ डी के अंदर आउटर कौन है? अल्टीमेट। तो अल्टीमेट कौन है? एस ना, तो कितने इलेक्ट्रॉन निकल सकता है? 2। तो बताओ डी का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकता है? +2। क्या कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा कि नहीं होगा? बताओ एफ से कौन कौन निकल सकता है? ये 2 निकल सकता है, और भाई इनर तो ये है ना, तो इससे भी निकल सकता है, इससे, तो इससे कितना निकल सकता है? 2, और इससे कितना निकल सकता है? 1। तो कितना? 2 और 1 3। अरे 3 ही निकल सकते हैं कि नहीं? अगर 3 निकल सकते हो तो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एफ इज +3। बात बराबर है कि नहीं? डी का मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2, एफ का +3। क्या बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो क्या ये पोजीशन बताओ डी ब्लॉक का पता चला कि नहीं पता चला? पोजीशन पता चला कि नहीं? तो क्या अब मैं एक एक करके पूरा डी ब्लॉक के सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लूं? पूरा पढ़ लूं? मुझे पढ़ने की जरूरत है। देखो यहां पे मैंने लिख रखा है पूरा डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो, अच्छा ये आपको दिख रहा है? सबको दिख रहा है कि नहीं? ये क्या है बेटा? स्कैंडियम। क्या है? स्कैंडियम। ये ट्रियम, लैंथनम और एक्टिनियम। देखो ये आपको ऐसे तो 3D वाला तो ऐसे याद होना चाहिए, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, जिंक। ऐसे याद करेंगे, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम। ठीक है, ऐसे तो है। तो और इसके बाद में अगर ये ना याद हो तो फी को नी कूजन ऐसे याद करते हैं कि नहीं याद करते हैं? अगर लास्ट के ना याद हो, लेकिन क्या ऐसे भी याद करना जरूरी है? यस। ऐसे याद करने का तरीका क्या था? सेकंड ईयर लाएंगे एसी। क्या था? सेकंड ईयर लाएंगे एसी। फिर क्या था? ताई जरा हाफ रफ्तार से। क्या? ताई जरा हाफ रफ्तार से। देन वो नदी बहुत तैरा लेकिन डूब गया। वो नदी बहुत तैरा लेकिन डूब गया। फिर करो मरो वावाही लुटो सो जाओ। करो मरो वावाही लुटो सो जाओ। देन मन तक रे भाई। क्या? मन तक रे भाई। देन फे रस हंसे। क्या? फे रस हंसे। देन कुरियर मत कर। क्या? कुरियर मत कर। देन नहीं पढ़ोगे पिटोगे धांसू। क्या? नहीं पढ़ोगे पिटोगे धांसू। देन क्यों आगे आऊं राजू। क्या? क्यों आगे आऊं राजू। देन जिंदगी कैडबरी होगी कनाडा में। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चले बहुत बढ़िया। अब अगर मैं आपसे बात करूं बेटा, अगर मैं आपसे बात करूं, यहां देखिए सर, अगर मैं बोलूं कि हमारे पास स्कैंडियम है ना, तो स्कैंडियम में क्या होगा? 4s2 3d1, 4s2 3d2, मतलब इसके आगे इनर्ट गैस भरा होगा। फिर यहां पे ऐसे सेम बढ़ता जाएगा, 3d3 3d4, यही होना चाहिए, 4s2 3d4 होना चाहिए। लेकिन क्या ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गड़बड़ हो जाता है? यहां पे क्या होता है? 4s1 और 3d5 हो जाता है। बराबर कि नहीं बराबर? अब यहां 4s2 3d5, फिर 4s2 3d6, 4s2 3d7, 4s2 3d8, फिर 4s2 3d9 होना चाहिए, लेकिन यहां पे गड़बड़ हो जाता है। तो क्या होता है? 4s1 और 3d10। क्या इसके अंदर ये याद करना पड़ेगा? क्या क्रोमियम पे स्टार लगाए जरूरी है? क्या कॉपर पे स्टार लगाए ये भी याद करना जरूरी है? तो 3d याद हो जाएगा कि नहीं याद हो जाएगा? ऐसे ही सेम क्या होगा बेटा 4d के अंदर? 4d के अंदर भी देखिए स्टार लगता है कहां पे? pd के अंदर। कहां पे? pd में। pd में मतलब 5s0 और 4d10 होता है। 5s0 4d10। तो क्या 5s0 4d10 होने का कोई खास रीजन? यस। अगर 5s0 हो गया तो इसका मतलब कि इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 1s2 2s2 और क्या होगा? 2p6 3s2 और 3p6 और 3p6 के बाद बेटा क्या? 4s2 और 4p6 और क्या होगा बेटा? फिर 5s2 होना चाहिए, फिर 4d10 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यहां 3d10 छूट गया क्या? ये 3d10 यहां होगा ना। तो अब एक बार बताओ 3d10, तो 4p6 4s2 है ना, और 5s अगर निकल जाएगा तो d के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2,
और 6 2 8 और 10 18। तो क्या ये 18 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसके 18 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में आ रहा है कि नहीं? अगर 18 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में आ रहा है मतलब क्या नॉर्मल गैस के अंदर 8 होता है? तो क्या ये अपने नॉर्मल स्टेट में रहते हुए भी पीडी के अंदर आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन आ जाता है कि नहीं? क्या 18 इलेक्ट्रॉन होना मतलब एक नॉबल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन है? तो इसको क्या बोलते हैं? स्यूडो नॉबल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन है कि नहीं है? तो स्यूडो नॉबल गैस कौन होते हैं सर? जिसके आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या सभी लोग के पास आ जाते हैं? नहीं सर, सभी लोग के पास नहीं आते हैं। हमारे पास क्या करना पड़ता है बेटा? जैसे जिंक वगैरह है ना, तो जिंक है तो जिंक के अंदर क्या लिखोगे? जैसे जिंक है ना, तो जिंक के अंदर क्या करोगे बेटा? 1s2 2s2 2p6 और 3s2 और 3p6 और क्या बेटा 4s2 और 3d10। क्या अब है? तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 ना, 2 है कि नहीं है? तो जिंक के ऊपर जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा तो 2 यहां से निकल जाएगा, तो आउटर मोस्ट शेल में कितना हो गया? 10 6 16 2 18। तो इसके अंदर जब +2 आता है तब 18 आता है, लेकिन ये अपने नॉर्मल स्टेट के अंदर ही +18 रख के रखता है, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन रखता है। तो इसी को क्या बोलते हैं बेटा? कि पीडी पूरे इसके अंदर क्रोमियम कॉपर और पीडी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बाकी अब जिसका इंपॉर्टेंट है मैंने स्टार मार्क कर रखा है, उसको याद कर लीजिएगा कि कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको जरूरत पड़ेंगे। बराबर है कि नहीं? क्या पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आया कि नहीं? पहली प्रॉपर्टी समझ में आई, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या इज दैट क्लियर टू एवरीवन? मैं किसका पढ़ा रहा हूं? डी का कि एफ का? मैं किसका पढ़ा रहा हूं? डी एफ डी। इज दैट क्लियर? चलिए अब इसके बाद में क्या आएगा बेटा? एटॉमिक साइज। क्या है? एटॉमिक साइज। लेकिन एक सवाल आ जाता है, एटॉमिक साइज आने से पहले एक सवाल आ जाता है कि व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट आर आल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट? व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट आर आल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट? क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है? ये देख लो, प्लेडियम ओनली वन डी ब्लॉक एलिमेंट विच डू नॉट हैव एस इलेक्ट्रॉन। सही है? ये तो मैंने जो पिछला पढ़ाया उसी का नोट है ये, है ना? अच्छा, दूसरा क्या लिखा? ट्रांजिशन एलिमेंट को हम लोग क्यों बोलते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट को हम लोग क्यों बोलते हैं कि ये बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं? बोलो भाई। हाँ, ड्यू टू वेरिएबल। क्या ये बात बराबर है? पहले चीज देखो, ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि एस इधर पी इधर, एस इधर पी इधर, बीच में डी है। तो क्या मैं बीच में डी है तो क्या इससे भी होता है कि हाँ एस और पी के बीच में होता है, इस वजह से होता है। लेकिन क्या ये वजह सही वजह है? नहीं, ये वजह सही नहीं हो। सही वजह क्या है उसका? ये समझो कि सर हमारे पास एन एस है, ये एन एस है और यहां पे क्या बेटा? एन पी है। अब होता क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब क्या है कि जैसे मैं हूं तो मैं कभी मतलब मेरे अंदर ट्रांजिशन का मतलब क्या है कि मैं कभी मोटा हो जा रहा हूं, कभी पतला हो जा रहा हूं। तो ये क्या है? मेरी बॉडी ट्रांजिशन स्टेट में रहती है ना। कह रहे सर कभी देखेंगे तो मोटे हो गए, कभी एक होते हैं भाई जो मतलब यूं हो गए, तो एक बार हो गए तो हो गए, या फिर एक यूं हो गए तो एक बार हो गए तो हो गए, वो कम नहीं होते हैं। जैसे अपने अंबानी साहब के बेटे थे तो एक बार यूं हो गए थे, तो कर तो गया था, बड़ी मुश्किल से कर दिया गया था ना पतला दुबला, लेकिन फिर वो वापस है कि नहीं है? नहीं पता, कोई बात नहीं, छोड़ो, नहीं जानते। ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब होता है जो अपना प्रॉपर्टी बदल रहा हो। तो कौन बदल सकता है? क्या डी ब्लॉक एलिमेंट जो है, जैसे आयरन है तो आयरन अगर +2 में है तो फेरस और +3 में तो फेरिक। क्रोमियम अगर +3 में है तो एम्फोटेरिक और +6 में तो एसिडिक, और Cr +2 में है तो बेसिक। क्या इनके ऑक्सीडेशन स्टेट पे इनकी प्रॉपर्टी बदल रही है? तो क्या ये ऑक्सीडेशन स्टेट बदल रहा है इसलिए इनकी प्रॉपर्टी बदल रही है? तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलते हैं? सर डी ब्लॉक के एलिमेंट को किसको बोलते हैं? डी ब्लॉक वाले को। और डी ब्लॉक वाले को क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं बेटा? ड्यू टू ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों? ड्यू टू क्या? ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या बेटा? ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इज दैट क्लियर? ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या बात बराबर है कि नहीं बराबर? सवाल दूसरा ये आता है कि इसके अंदर कुछ बात बोलता है, कहता है कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कब शो करेगा? भाई अगर जिंक है, कौन है? जिंक है। अगर जिंक है तो जिंक के अंदर क्या होगा? आर्गन, और क्या होगा बेटा? 4s2 और 3d10। क्या अब इसके अंदर क्या हाफ फील्ड है कोई? तो क्या ये वेरिएबल शो कर सकता है क्या? तो तब तक ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर सकता जब तक या तो S इनकम्प्लीट ना हो या फिर D इनकम्प्लीट ना हो। बात बराबर है कि नहीं बराबर? तो क्या इसके लिए जरूरी ये है कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन इनकम्प्लीटली फिल्ड D ऑर्बिटल होना चाहिए कि कंप्लीट फिल होना चाहिए? इनकम्प्लीटली। और D1 से D9 तक कॉन्फ़िगरेशन होगा तभी तो इनकम्प्लीटली फिल्ड होगा कि नहीं होगा? बोलो बात बराबर है कि नहीं बराबर? क्या ऑल ट्रांजिशन आर डी ब्लॉक एलिमेंट?
बट ऑल डी ब्लॉक आर नॉट ट्रांजिशन। यस, क्यों? क्योंकि जिंक, कैडमियम, मरकरी, जिंक, कैडमियम, मरकरी, अगर जिंक, कैडमियम, मरकरी की बात करें, इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? +2 होता है कि नहीं होता है? क्या वेरिएबल होता है क्या? नहीं। तो क्या ट्रांजिशन एलिमेंट में जिनके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होता, क्या उसको हम लोग नहीं बोलते हैं? तो डी ब्लॉक, सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट ट्रांजिशन है? नहीं, लेकिन हर ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक का होगा, ये जरूर है। सब क्यों नहीं होंगे? क्योंकि भैया सबके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है। जैसे कई बार सवाल पूछ लेता, क्या स्कैंडियम +3, क्या स्कैंडियम +3 है? अरे कैसे हो सकता है, इसके अंदर से तो डी का इलेक्ट्रॉन भी निकल गया, एस का भी इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये तो अर्गन जैसा हो गया, तो क्या हो सकता है? क्या नॉट पॉसिबल। इज दैट क्लियर? बराबर है कि नहीं? क्यों बोलते हैं डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट। चलिए आगे बढ़े। तो क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं? ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहा जाता है? अरे आया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे देखिए, ये वही है, वाई डी ब्लॉक एलिमेंट आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक, ये समझ में आ गया कि नहीं? ड्यू टू देयर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इज दैट क्लियर? चलो देखो, हमारे पास एटॉमिक साइज के बारे में बात करने जा रहे हैं हम। एटॉमिक साइज में देखो बहुत सारे कॉन्सेप्ट है इधर, मैं इस पे बात नहीं करूंगा, मैं सीधा आपको बता दे रहा हूं। आप ये बात पता है ना, आपको आज ये बात पता है ना कि साइज देखने के लिए सबसे बढ़िया, साइज देखने के लिए आप पीरियड में देख सकते हो और कहां देख सकते हो? ग्रुप में। कहां देख सकते हो? पीरियड में और ग्रुप में। अच्छा, जब पीरियड की बात कर रखे होंगे हम, जब पीरियड की बात किए होंगे बेटा, तो पीरियड में क्या हो रहा होगा? लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं कि नहीं? अरे बोलो भैया, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा? जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। अरे लेफ्ट टू राइट जाने पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो साइज छोटा। तो सबसे बड़ा स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम, फिर वेनेडियम, फिर क्रोमियम, फिर मैंगनीज। सही है, साइज घट रहा है। और आयरन होना चाहिए था कोबाल्ट, फिर निकेल, ऐसे तो होना चाहिए, घटते हुए जाना चाहिए था। लेकिन होता क्या बेटा, देखो जेड इफेक्टिव और शील्डिंग दो चीजें काम कर रही थी ना, तो जब तक जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तब तक तो साइज छोटा होगा, लेकिन जब शील्डिंग बढ़ने लगेगा तो जेड इफेक्टिव इफेक्ट डाल पाएगा क्या? तो यहां तक मैंगनीज तक क्या हुआ? जेड इफेक्टिव बढ़ा, तो स्कैंडियम से छोटा टाइटेनियम, टाइटेनियम से छोटा वेनेडियम, वेनेडियम से छोटा क्रोमियम, और क्रोमियम से छोटा मैंगनीज। लेकिन जब आयरन, कोबाल्ट, निकेल की बात आई तो यहां जेड इफेक्टिव और शील्डिंग दोनों बराबर हो गए। जेड इफेक्टिव और शील्डिंग दोनों बराबर। तो जब ये दोनों बराबर होंगे, जेड इफेक्टिव और शील्डिंग दोनों बराबर होंगे, तो जब दोनों बराबर हो गए तो साइज में बढ़ेगा घटेगा क्या? तो आयरन, कोबाल्ट, निकेल का साइज बराबर, क्या होगा? बराबर। लेकिन फिर क्या होगा? फिर शील्डिंग बढ़ जाएगी। तो शील्डिंग जब बढ़ जाएगी तो फोर्स लगाने देगा कि दूर दूर कर देगा? तो अगर दूर दूर देगा, या कह सकते हो रिपल्सन बढ़ जाएगा। तो जब रिपल्सन बढ़ेगा तो क्या होगा? साइज बढ़ जाएगा। तो कॉपर और जिंक का साइज इंक्रीज हो जाता है, कॉपर और जिंक का साइज इंक्रीज। तो स्कैंडियम से लेकर के आयरन तक साइज डिक्रीज, देन आयरन, कोबाल्ट, निकेल, फिकोनी का साइज बराबर, देन कॉपर और जिंक का साइज बढ़ा। इज दैट क्लियर? अरे बोलो भैया, बात बराबर समझ में आई कि नहीं? तो क्या ये काम जो यहां पे हो रहा है, जो काम यहां पे हो रहा है, बताओ लार्जेस्ट साइज किसका होगा? स्कैंडियम का। और स्मॉलेस्ट साइज किसका होगा? कोबाल्ट और निकेल का। भाई मैंगनीज तक बड़ा था, फिर आयरन, कोबाल्ट, फिर आ गया, इनसे बड़ा तो यही होगा ना। तो कोबाल्ट और निकेल सबसे छोटे होंगे कि नहीं? कोबाल्ट और निकेल का लगभग लगभग बराबर होता है, लगभग लगभग बराबर। तो देखो ना, आयरन, कोबाल्ट, निकेल तीनों लगभग लगभग बराबर दे रखे हैं ना। तो स्मॉलेस्ट साइज किसका? कोबाल्ट और निकेल। स्मॉलेस्ट साइज किसका? कोबाल्ट और निकेल का। क्या बात बराबर है कि नहीं बराबर है? कोई दिक्कत तो नहीं। अब दूसरी चीज, क्या यही सेम रूल 3D सीरीज में चला तो 4D में भी यही? यस। क्या 5D में भी यही? यस। क्या 6D पढ़ना है? नो सर, 3D, 4D, 5D। क्या बात एकदम क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अरे बोलो भैया, क्लियर है? तो एकदम क्लियरिटी होनी चाहिए। एटॉमिक साइज हो गया, एटॉमिक साइज हो गया। क्या बात बराबर है कि नहीं? आ जाओ। तो पीरियड में हो गया, ग्रुप में बात कर लें। अरे ग्रुप में बात कर लें, तो ग्रुप में बताओ नीचे आने पे साइज बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? तो स्कैंडियम से बड़ा कौन? यट्रियम। और यट्रियम से बड़ा कौन? लैंथनम। एकदम सही है कि नहीं है? और लैंथनम से बड़ा कौन? एक्टिनियम। नीचे आने पे साइज हमेशा बढ़ता है क्योंकि शेल बढ़ता है। क्या होता है बेटा? शेल बढ़ता है। क्या इसमें कोई क्लियरिटी है कि नहीं है? नीचे आने पे सेल बढ़ता है। लेकिन याद है हमने कहा था लैंथनम के अंदर यहां पे पूरी सीरीज शुरू हो जाती है, लैंथनाइड। अगर यहां पे लैंथनाइड सीरीज शुरू हो जाएगी, लैंथनाइड सीरीज शुरू हो जाएगी, तो क्या होगा कि अब एटॉमिक इसका जो ये जो होगा, इतने ज्यादा एटम आ जाएंगे इनके बीच में कि इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इस साइज को छोटा कर देंगे कि नहीं? तो क्या जर्कोनियम और हाफेनियम बराबर? तो क्या यहीं तक खाली काम? इसको क्या बोलेंगे बेटा? इसको बोलेंगे लैंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलेंगे? और लैंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन हुआ क्यों था? क्योंकि शील्डिंग नहीं कर पाया था, एफ इलेक्ट्रॉन जो है शील्डिंग नहीं कर पाया था। भाई जब खींच रहा था तो एफ को शील्डिंग करना चाहिए था ना, लेकिन शील्डिंग नहीं कर पाया। तो ये क्या होगा? ये बराबर। तो ये बताओ, ये भी क्या होगा? क्या यहां तक काम करेगा? क्या इससे पहले भी कोई इफेक्ट होता? पी ब्लॉक में होता, अल्युमिनियम और गैलियम के बीच में। वहां कौन सा इफेक्ट लगता है? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। कौन सा?
वहां शील्ड कौन नहीं कर पाता? डी। लेकिन डी शील्ड तो नहीं कर पाता, लेकिन ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन इफेक्टिव ज्यादा होता है? नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने ग्रुप में लगता है। लेकिन क्या यहां पर लेंथेनॉइड की वजह से जर्कोनियम हाफनियम में लगेगा? क्या खाली इसी में लगेगा कि पूरे 4D और 5D में लग जाएगा? तो क्या सारा 4D 5D बराबर एक्सेप्ट यट्रियम और लेंथेनियम? क्योंकि यहां से लगना शुरू होगा तो यट्रियम से बड़ा लेंथेनम होगा, लेंथेनम का साइज कभी रिड्यूस नहीं होगा। बात बराबर कि नहीं बराबर? तो यहां पे सब में बराबर, यस सब में बराबर हो गया। क्या यहीं तक बराबर होगा कि पी तक लग जाएगा? और पी तक कौन सा? क्या बोरान वाली फैमिली में भी लग जाएगा? तो बोरान में जब लागू होगा तो क्या इंडियम थैलियम बराबर? क्या कार्बन वाले में भी लग जाएगा? यस सर, ग्रुप 13 और 14 तक जाएगा तो वहां पे कौन? SNO भी बराबर। बात बराबर है कि नहीं बराबर? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये हमारे पास में ग्रुप में साइज होगा। बताओ, अब बताओ बिकॉज इन सिक्स। फिर अब बोला कि क्या एक्टिनियम भी लगा? अगर और तगड़ा लगाएगा एक्टिनियम तो भाई लेंथेनाइड तो लगा ही दिया एक्टिनियम, तो इसका साइज भी लगभग बराबर, यहां तक कि छोटा हो जाता है। लेकिन वो एक्टिनियम क्या होता है? रेडियो एक्टिव होता है, तो इसलिए हमें पढ़ना नहीं है। हमको पढ़ना जो है वो मुझे समझ में आ गया। तो ग्रुप 3 में, ग्रुप 3 खाली देख लेना, नीचे आने पे साइज बढ़ता है। बाकी ग्रुप 4 में 3D से बड़ा तो 4D होगा, लेकिन 4D 5D बराबर होगा। और रीजन इज lengthenide contraction, and lengthenide contraction occur due to poor shielding of f electron. Is that clear to everyone? Yes sir। चलिए बहुत बढ़िया, अब हमें यह समझ में आ गया। आगे बढ़े सर, हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है बेटा? आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें सर, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? सर किसी भी एक एटम से जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी दी जाए उसको क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। ये सब मैंने बता रखा है, पीरियोडिक टेबल में पढ़ा रखा है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी पढ़ा रखा है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो उसको क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। बात बराबर है? अरे बोलो भैया, बात बराबर है कि नहीं बराबर है? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, तो सर अगर मैं बोलूं कि अगर किसी का Z इफेक्टिव ज्यादा है, अगर किसी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल नहीं होगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट क्या होता है? लेफ्ट टू राइट जब जाओगे, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आयनाइजेशन Z इफेक्टिव बढ़ेगा, और Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज क्या होगा? छोटा होगा। और जब कोई चीज साइज छोटा होता है तो आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा इंक्रीज होती है, क्योंकि ये दो चीजों पर डिपेंड करता है, Z इफेक्टिव पे और आयनाइजेशन एनर्जी उस पे, क्या नाम है, किस पे बेटा? साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। किस पे? साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या क्लियर है बात कि नहीं क्लियर है? अरे बोलो भैया, क्लियर है? अब बताओ, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड कॉन्फिगरेशन इज मोर देन पार्शियली। चलो अभी इस पे बात करेंगे, अभी बात करेंगे हम। ठीक, कह रहा है फुल फील्ड और हाफ फील्ड का ज्यादा हो जाता है। भाड़ में जाए हाफ फील्ड फुल फील्ड, कहां तक याद करेंगे? नहीं हो पाएगा। हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। लेफ्ट टू राइट जाने पे Z इफेक्टिव इंक्रीज और डिक्रीज, तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होनी चाहिए। अब बताओ सबसे ज्यादा किसका होगा? स्कैंडियम, फिर किसका होगा? टाइटेनियम, फिर वनेडियम, फिर क्रोमियम, फिर मैंगनीज, फिर आयरन, फिर कोबाल्ट, फिर निकेल, फिर कॉपर। अरे अच्छा, उल्टा हो गया। हाँ कोई बात नहीं बेटा, उल्टा ही तो सीधा होता है। सबसे ज्यादा किसका होगा? स्कैंडियम से ज्यादा टाइटेनियम, टाइटेनियम से ज्यादा वनेडियम, वनेडियम से ज्यादा क्रोमियम, उससे ज्यादा मैंगनीज, मैंगनीज से ज्यादा आयरन, आयरन से ज्यादा कोबाल्ट, कोबाल्ट से ज्यादा निकेल, निकेल से ज्यादा कॉपर, कॉपर से ज्यादा। क्या बात बराबर है कि नहीं बराबर है? याद है? इसमें कोई जुगाड़ बताया था क्या? 2 6 2 4 6 7 बताया था, लेकिन हमने कहा था नहीं 2 6 7, 2 6 7। ये 2 6 7 क्या है? 267 क्या है? ये अच्छा सा नंबर है 2 6 7। सर देखिए, ये इंटरवल कौन सा हुआ? पहला, और ये पलट दो, पलट दे, पलट गया। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और छठा सातवां पलटना है। लो, छठा सातवां पलट गया। ये हो गया छठा, ये हो गया सातवां। हो गया? ऑर्डर बन गया कि नहीं बन गया? यही है, यही है। आप वैल्यू रख के चेक कर लीजिएगा। ठीक, आपसे कभी ये नहीं पूछेगा कि स्कैंडियम बड़ा होगा कि निकेल बड़ा होगा। अरे दूर है तो भैया इधर लेफ्ट टू राइट बढ़ गया होगा, बराबर। सीधा इंक्रीज कर दो और 2 6 7 को पलट दो, काम खत्म। ठीक है? अरे बोलो भैया ठीक है? आया कि नहीं? क्या जो ऑर्डर 4D में वही ऑर्डर 5D में, वही ऑर्डर 6D में, थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा भी तो अपने को लेना देना बराबर है। कोई दिक्कत? चल, अब बात आता है ग्रुप में। बात कहां आता है? ग्रुप में बात आता है। तो ग्रुप में इधर लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, इधर लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है। मैं काम करता हूं, ग्रुप को थोड़ा सा एक पेज अच्छे से बना लेता हूं। ग्रुप में, तो ग्रुप में हमारे पास क्या है बेटा? 3D है। अरे 3D है, 4D है और 5D है। बताओ साइज किसका ज्यादा बड़ा था? नीचे आने पे साइज देखते कि Z इफेक्टिव, नीचे आने पे साइज, अगर साइज बड़ा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम। उल्टा रिलेशन है कि नहीं है?
तो सर सबसे ज्यादा किसका होगा? 3D, फिर 4D, फिर 5D। क्लियर है? लेकिन ये तो खाली एक ही जगह पॉसिबल है। कहां पॉसिबल है? ये आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है ना बेटा, तो ये कहां पॉसिबल है? ग्रुप सिर्फ और सिर्फ थर्ड में, ग्रुप थर्ड में। अच्छा, एक और आता है 3D 4D हो गया, फिर आता कहता 3D 4D और 5D, बोलता उल्टा कर दो। हाँ, कौन सा है भाई? ग्रुप 4, 6, 10 और शायद 5 भी आता है इसके अंदर, 5 भी ऐड करा दिया था ना, 4, 6, 10 और 5। क्या नहीं आता है? आता है, हाँ, अरे 5 भी आता है, इसी में आता है। बाकी जो बचा, बाकी बचा रिमेनिंग ना, तो रिमेनिंग कहां गया? हाँ, रिमेनिंग कहां गया? 5D सबसे बड़ा, फिर 3D और फिर, सही है? कैसे करें सर समझ नहीं आया, ये तो आपने कॉन्सेप्ट बता दिया या लॉजिक बता दिया, कैसे करें सर? मैंने कहा मेरे पास है, ले ले। मान लीजिए मेरे पास है ताई जरा हाफ रफ्तार से, बताओ ये कौन से ग्रुप का है? इसके फोर्थ का ना, स्कैंडियम थर्ड फोर्थ, और फोर्थ में क्या आता है? कौन ज्यादा होगा? 5D की 3D? तो ये 3D, ये 4D, 5D, तो आंसर क्या होगा? सबसे ज्यादा हाफेनियम, फिर उसके बाद में जर्कोनियम और फिर उसके बाद में टाइटेनियम। नहीं होगा? या इसको ऐसे ऑर्डर अरेंज कर दो, ऐसे होगा कि नहीं? फिर तुमको एग्जांपल बताओ, फिर ले लें। मान लो बोला कोबाल्ट कुरियर, क्या बोला बेटा मैंने? कुरियर, क्या बोला? कुरियर। अब अगर कुरियर है तो कुरियर मतलब कोबाल्ट है ना, तो कोबाल्ट कौन से ग्रुप का? 6 की 8, हाँ या 9? अरे कोबाल्ट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 7, तो 7 ग्रुप, डी के अंदर 7 2 9 ना, 9 का होगा ग्रुप 9, तो ग्रुप 9 है। अब ग्रुप 9 किस में आता है? रिमेनिंग में किस में आता है? अगर रिमेनिंग में आता तो सबसे ज्यादा इरिडियम, फिर कोबाल्ट, फिर रोडियम। नहीं होगा? 5D 3D फिर 4D। क्लियर है? अरे बोलो भैया क्लियरिटी आ रही कि नहीं? तो ये है हमारे पास में आयनाइजेशन एनर्जी। क्या दूसरा भी खत्म? अरे दूसरा खत्म कि नहीं? आयनाइजेशन एनर्जी खत्म। क्या अब क्या उसके बाद कौन सी प्रॉपर्टी है? अब कौन सी प्रॉपर्टी है? अब इसके बाद में देखो, आयनाइजेशन एनर्जी में सवाल पूछा हुआ है, ये देखो कह रहा है कंपेयर आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ गिवन इट। क्यों आ गया हूं? कॉपर है 11, बताओ क्या होगा? 5D और 3D 4D, यही होगा। मतलब कॉपर सबसे ज्यादा AU, फिर CU, फिर AG। क्लियर? इधर बताओ, जिंदगी कैडबरी होगी 12, रिमेनिंग में आता है कि नहीं आता है? तो सबसे ज्यादा कौन होगा? Hg, जिंक, कैडमियम। सही है? इधर भी सेम वही कर लोगे। अब ये बताओ 3 क्वेश्चन है, कर लोगे कि नहीं कर पाओगे? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। लो, पूछा है कंपेयर आयनाइजेशन एनर्जी 1, आयनाइजेशन एनर्जी 2, आयनाइजेशन एनर्जी 3 कॉपर और जिंक की। करके दिखा दें एक। देखो बहुत सही क्वेश्चन है ये, और आदमी कंफ्यूज होता है। पहले किसकी बात कर जा रहा है? आयनाइजेशन एनर्जी 1। देखो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ले और जिंक का लिख ले। ठीक, कॉपर के क्या होगा? 4s1 3d10, इधर 4s2 और 3d10। बताओ पहला इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? डी से या एस से? बताओ एस के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, हाफ फील्ड निकालना आसान है एज कंपेयर टू 2, तो किसका ज्यादा होगा? जिंक। जिंक टफ होगा ना। दूसरा फिर इसमें देखो, अब क्या बता रहा हूं? आयनाइजेशन एनर्जी 2, तो कॉपर क्या +1 हो गया, तो अब इसके पास क्या बचा? 4s0 और 3d10 हो गया कि नहीं? और जिंक के पास क्या बचा बेटा? 4s1 और 3d10। अब बताओ पहला इलेक्ट्रॉन अगर जिंक से निकालो, इससे निकालो तो कहां से निकालो? d10 से, और इसमें से निकालो तो 4s1 से। कहां से निकालना टफ? कॉपर से। तो इसका हो गया आयनाइजेशन एनर्जी 2। देख रहे हो आयनाइजेशन एनर्जी 1 में ऑर्डर किसका ज्यादा हुआ? जिंक का, और दूसरे में कॉपर का।
अगर मैं बोलूं आयनाइजेशन एनर्जी 3, तो अब क्या हुआ सर, यहां पे कॉपर कितना हो गया +2 में, तो इसका क्या बचा 3d 9, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया ना, और जिंक के पास क्या बचा बेटा Zn+2 के पास क्या बचा 3d 10। अब बताओ इलेक्ट्रॉन 10 से निकालना मुश्किल कि 9 से, 10 से। ये लो जिंक आया। अब ये क्वेश्चन तो तुमको मैंने करा दिया, कॉपर और किस पे, जिंक पे। तुमको किस पे करना है, क्रोमियम और मैंगनीज पे। किस पे करना है, क्रोमियम और मैंगनीज पे। कर लोगे? चलो नेक्स्ट आते हैं बेटा। ये देखो क्रोमियम और मैंगनीज हमने क्वेश्चन दे रखा है, आप इसको खुद से कर लीजिएगा। अभी बताओ ये मैंगनीज और आयरन में भी कर लोगे, बस ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रख रख के करना है। चलिए ठीक है। नेक्स्ट पूछा फाइंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe+ आयन। नहीं लिख पाओगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। Fe+ बोला है सर, आयरन क्या होता है सर, ऐसे तो होता है आयरन का मतलब क्या, अर्गन। क्या होता है बेटा, अर्गन, अर्गन है। अब बताओ 4s1 सॉरी 4s2 3d 5 होता है, 6 होता है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लें, 4s2 और 3d 6। अगर 4s2 और 3d 6 है, आप एक इलेक्ट्रॉन निकालिए, बताओ कहां से निकलेगा, s से। तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो क्या बचेगा 4s1 और 3d 6। अब बताओ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक अनपेयर्ड यहां और 5, 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4 5 और 1 6। बताओ 4 यहां पे और 1 यहां पे, टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, 5। क्लियरिटी आई? नेक्स्ट बढ़े आगे, आओ आगे आ जाओ। अब बताओ कह रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लें, हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट। कोई दिक्कत इसके अंदर? हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोग उसमें बना हुआ है। चलो अब देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो सर, अगर किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो तो बताओ डी के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट, एक जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था, 2 ना। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था इनर्ट गैस, ध्यान से देखना, इनर्ट गैस, मैंने कहा था इनर्ट गैस और आउटर में क्या होता है, ns में इलेक्ट्रॉन होगा, तो ns में x इलेक्ट्रॉन और n-1 में d और इसमें y इलेक्ट्रॉन। ठीक, इन्हीं दो चीज पे डिपेंड करता है। वैसे जनरली तो x को मानते, y तो छोड़ दो, तो 2 ही निकल सकता था। तो मोस्ट कॉमन क्या था, +2, मोस्ट कॉमन क्या। लेकिन अगर y से भी वेरिएबल है तो क्या वेरिएबल होता है कि नहीं होता, तो y से भी अगर निकलेगा तो वेरिएबिलिटी आएगी कि नहीं आएगी। तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट का जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है बेटा सर, d और s दोनों के इलेक्ट्रॉन पे। किस पे, d और s के दोनों इलेक्ट्रॉन पे। और कहां से कहां तक, कहां से कहां तक सर, x क्या है, x क्या है, s का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इन s ऑर्बिटल, ठीक। और y क्या है जानते हो बेटा, y क्या है, इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं, y क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या बेटा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल। सही है, सही है कि नहीं सही है, अनपेयर्ड, अनपेयर्ड की बात कर रहा हूं मैं। जैसे और ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से निकलेगा बेटा, x प्लस y से, या ऐसे ऐसे निकलेगा, x से x प्लस y तक, x से x प्लस y तक, x से x प्लस y तक। जैसे स्कैंडियम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 4s2 और 3d1। तो पहले क्या निकलेगा, पहले क्या निकलेगा बेटा सर, पहले क्या निकलेगा, +2। क्या निकलेगा बेटा, +2, ठीक। फिर +2 मतलब s वाला इलेक्ट्रॉन, और फिर 2 + 1 3। इसके अंदर देखो क्या निकलेगा, +2 और फिर +2 और एक अनपेयर्ड तो +3, फिर +2 और एक अनपेयर्ड और तो +4। मतलब डी में इलेक्ट्रॉन जितने हैं एक एक करके सबको लेना है कि नहीं। बताओ इसके अंदर डी में कितने अनपेयर्ड है, 3। तो पहले 2 हो गया एस वाला, फिर 2 और 1 3, और 2 2 4 और 2 3 5। सही है। क्रोमियम में एस में कितना इलेक्ट्रॉन, पहले तो एस में कितना 4s1 होता है ना, और 3d क्या होता है बेटा 5, यही होता है 4s1 3d 5। तो पहले कितना इलेक्ट्रॉन 1, कितना 1, फिर 1 1 2 1 1 1 2 3 1 3 4 1 4 5 और 1 5 6 हो गया। यही हो गया कि नहीं हो गया सर। उसके बाद mn में कितना होता है बेटा, mn 25 है, तो 4s2 3d 5 तो 2 और 2 1 3 2 4 5 6 7 तक आएगा। अब देखो d6 जब आया तो d6 के अंदर देखना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन d6 हो गया ना, तो जब d6 आएगा तो 1 2 3 4, तो देखो 1 2 3 4 5 और 1 6, 6 है कि नहीं। अब बताओ +2 तो हुआ ही हुआ। अब बताओ अनपेयर्ड इसके अंदर कितना बचा, 4 ना,
तो 2 4 अगर बचा तो कहां तक जाएगा, ये 6 तक जाएगा कि नहीं जाएगा, बोलो। तो 6 तक आ गया, आया कि नहीं। अब बताओ 27 जब होगा तो अनपेड तो 3 ही बचेगा ना, तो 2 और 2 1 3 और 2 2 4 और 2 2 5। यहां पे +4 है तो क्या +5 भी होगा, +5 होगा कि नहीं होगा, पक्का ना। तो यहां +2 +3 +4 और +5 तक जाएगा। अब बताओ निकेल में कितना बचा बेटा, अब 2 ही बचा ना, तो 2 और 2 1 3 और 2 2 4। कॉपर में तो D10 भर जाता है ना, D10, तो खाली S में 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तो सर 1 होना चाहिए, ये 2 तो नहीं होना चाहिए, बराबर। और जिंक में क्या होगा, तो भैया खाली S में 2 इलेक्ट्रॉन, तो जिंक में 2, यही तो है। लेकिन ध्यान रखना स्कैंडियम के अंदर, याद रखना स्कैंडियम के अंदर +2 पॉसिबल नहीं है। दूसरा, स्कैंडियम के अंदर +2 पॉसिबल नहीं है, क्रोमियम का +1 पॉसिबल नहीं है, आयरन का +5 पॉसिबल नहीं है, आयरन का +5 पॉसिबल नहीं है, कोबाल्ट का +5 पॉसिबल नहीं है। क्या ये बात बराबर है कि नहीं। और कॉपर का +1 भी पॉसिबल है। इतनी बात अगर याद रखोगे तो सबके ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे, बराबर है। बताओ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसका लिख सकते हो बेटा, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज का है +7, लेकिन अगर पूछे पूरे डी में किसका है, तो ऑस्मियम का। किसका, ऑस्मियम का कितना होता है बेटा, ऑस्मियम का कितना होता है, ऑस्मियम का कितना होता है, ये ऑस्मियम है बेटा, ये OS है ना, OSO4 है, तो OSO4 और रुदेनियम इनका +8 होता है, ठीक। अच्छा एक बात बताओ, ऑक्सीडेशन स्टेट कैन बी निगेटिव, कैन बी पॉजिटिव, कैन बी न्यूट्रल या कैन बी जीरो, सब हो सकता है। ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है। क्या सारे हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, तो वही तो है हमारे पास में। क्या बात बराबर समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही, इज दैट क्लियर। हाँ, क्रोमियम +1 क्यों नहीं सकता, स्टेबिलिटी नहीं आती बेटा क्रोमियम +1 में। D5 रहता होगा तो क्रोमियम +1 एक दे करके D5 पे रह नहीं जाता होगा, क्योंकि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक जा करके स्टेबल बना रहा होगा वो नहीं बन रहा होगा, तो इस वजह से नहीं शो करता है +1, ऑक्सीडेशन स्टेट +1 नहीं शो करता है। खाली D5 रहेगा ना, तो एक इलेक्ट्रॉन यहीं से तो कूद करके गया था S से, तो उसको रहना चाहिए फिर एक इलेक्ट्रॉन को, मतलब स्टेबल बनाने के लिए। हाँ क्या, हाँ सॉरी, कॉपर मतलब कॉपर, ये कॉपर +1 लिखा था ना, और कॉपर ये +2, 1 के साथ साथ +2 शो करता है, मतलब 1 तो ऑफिशियली आ रहा है और कॉपर +2 अनऑफिशियली आ रहा है, सही है। तो ये रहा पूरा ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर, डन। और इसके अंदर मैंने देखो कुछ मार्क्स करा रखे हैं, मार्क्स बताऊं आपको, जैसे आप बताओ, अगर मैं बोलूं आपसे, देखो पेन का कलर चेंज कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, पेन का कलर चेंज कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अब मैं इसको पूरा एक बार थोड़ा सा मिटा रहा हूं, ठीक है, मिटा दे रहा हूं, ये देखना, ये सब समझ में आ गया ना कि कौन शो करेगा कौन नहीं शो करेगा, क्यों है, ठीक। बताओ स्कैंडियम के अंदर मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा है, स्कैंडियम में +3, जो गोला मार रहा हूं वो मोस्ट कॉमन है। बताओ टाइटेनियम में +4, वेनेडियम में +5 जो हाइयर है, क्रोमियम में +6 और +3 बराबर, मैंगनीज में +7 और +2, ठीक। आयरन के अंदर +2 और +3, इसीलिए यही पाए जाते हैं जनरली। आप जो पूरे डी ब्लॉक में देखते हो तो यही दो देखते होगे, क्योंकि ये स्टेबल फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक। अगर कोबाल्ट की बात करें तो कोबाल्ट में कौन कौन सा बेटा, कोबाल्ट +2 और +3 पाया जाता है, निकेल +2 और +3 भी, कॉपर, कॉपर +2 स्टेबल ज्यादा होता है, और जिंक, ये हमारे पास में मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन या मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। हाँ क्योंकि इनके अंदर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होता। हाँ तो ये तो अभी थोड़ी देर पहले बताया, तो +2 स्टेबल नहीं, लेकिन होता तो है। अगर स्कैंडियम +3 है तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, तो +2 आता तो है, वो रहता नहीं, अलग बात है। जैसे कॉपर +1 देखा जाए तो कॉपर +1 ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, 4s1 3d10 है, अगर कॉपर +2 हो जाएगा तो 4s0 और 3d9 हो जाएगा ना, नहीं सोच पाए भाई। कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आता है, 4s1 3d10 होता है, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे कॉपर +1 में तो क्या होगा, 3d10 हो जाएगा, ये तो होगा। लेकिन स्टेबल है कौन सा, कॉपर +2 ना, क्यों सर, 4s1
4s0 3d9। तो वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो D9 वाला ज्यादा स्टेबल कैसे हो गया, कॉपर +2, लेकिन उसके साथ बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी काम करती है। कॉपर +2 इज मोर स्टेबल देन कॉपर + ड्यू टू हाइड्रेशन एनर्जी या स्मॉलेस्ट साइज। तो कॉपर +2 भी उसमें स्कैंडियम +2 भी पाया जाता, +3 भी पाया जाता, लेकिन स्टेबल +3 होता है, तो वेरिएबल तो हो गया ना। नहीं तो वैसे तो कॉपर भी वेरिएबल नहीं है, एक ही निकल सकता है ना ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट से देखेंगे तो। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्लियर हुआ। नेक्स्ट आगे बढ़े, चले, बहुत बढ़िया। अब ये क्वेश्चन है बेटा, डी कौन ज्यादा स्टेबल होगा, क्यों क्यों नहीं होगा, वो रिलेटिवली जो उसमें दिखा रखा है उसी के हिसाब से है। ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना करके चेक कर लेना, या उसका रीजन मैंने आगे लिख रखा है। ठीक, आगे आ जाओ। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे बात करें। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किस बात पे डिपेंड करता है। पहली चीज इसको समझने के लिए आपको एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है हीट ऑफ एटमाइजेशन। क्या नाम है बेटा, हीट ऑफ एटमाइजेशन। तो हीट ऑफ एटमाइजेशन कैसे पढ़ें सर, हीट ऑफ एटमाइजेशन जानते हो क्या होता है, देखें इसमें लिखा है कि नहीं हीट ऑफ एटमाइजेशन। ये देखो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन लिखा हुआ है। इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन मतलब एक एटम कितने बॉन्ड बना रखा है, बहुत सारे बॉन्ड बना रखे हैं, बहुत सारे बॉन्ड बना रखे हैं। अब जितना बॉन्ड ज्यादा बना रखा होगा, मान लीजिए कोई एक मेटल है, यहां पे क्या बेटा, कोई एक मेटल है, इस मेटल के पास बहुत सारे बॉन्ड बन रखे होंगे, सॉलिड बन रखा होगा। तो हम क्या करें, इसको एनर्जी दे करके तभी तो बॉन्ड को तोड़ेंगे, बॉन्ड को तोड़ेंगे कि नहीं। तो जितना बॉन्ड तोड़ने के लिए, उसको बॉन्ड तोड़ करके उसको एटॉमिक फॉर्म में लाने के लिए जो एनर्जी दी जाए उसको क्या बोलते हैं, हीट ऑफ एटमाइजेशन, हीट ऑफ एटमाइजेशन। और मैं आपसे बोलूं कि जितना हीट ऑफ एटमाइजेशन देना पड़ेगा एटम में लाने के लिए, क्या उसका मेल्टिंग पॉइंट उसी पे डिपेंड करेगा और उसका बॉइलिंग पॉइंट भी उसी पे डिपेंड करेगा। भाई एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं कि भैया मेरे पास, मान लीजिए मैं यहां पे इसको तुम एक उंगली से पकड़ रखा हूं, तो तुमको उंगली मेरी तोड़ने में, एक ही उंगली तोड़ने में मेहनत करनी पड़ेगी। 2 उंगली से पकड़ लिया तो और मेहनत, 3 से पकड़ लिया तो, और 10 से पकड़ लिया तो ज्यादा मेहनत। तो जितनी ज्यादा उंगलियों से पकड़ रखा होगा उतनी ज्यादा तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, वो चाहे आप तोड़ करके और चाहे उसको फोड़ करके, कुछ भी करो। तो जितना कोई एटम आपस में बॉन्डिंग करेगा, जितना कोई आपस में बॉन्डिंग करेगा, जितना बॉन्डिंग करेगा उतना ज्यादा स्टेबल, और जब स्टेबल होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। देखो इसका एक्सप्लेन करने का मैं तरीका बता रहा हूं, जुगाड़ बता दे रहा हूं। जुगाड़ क्या मतलब, एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को जुगाड़ के तरीके समझ लो। जिसका इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा, बात बराबर। और किसका इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा, भाई जिसके हाथ ज्यादा खाली होंगे उतने ज्यादा बॉन्ड बनाएगा कि नहीं। तो जिसका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा, उसका इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा, और जिसका इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके पास होता है, क्रोमियम, किसके पास। तो मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका, और बॉइलिंग पॉइंट भी क्रोमियम का। लेकिन सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट पे डिपेंड करता है क्या, सिर्फ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे नहीं, मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करता है। अब बताओ, एक बार बताओ, पूरे पीरियड में सबसे ज्यादा किसका भाई, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन समझ में आया कि नहीं। ट्रांजिशन एलिमेंट ऑफ हाई इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड। और स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड कौन बनाएगा, जिसके पास जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, अरे बोलो भैया। अब एक बार बताओ, अगर मैं वापस आऊं तो मैं बोलता हूं क्या, मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली अपोजिट टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके अंदर सबसे ज्यादा होंगे, अगर 3D सीरीज में देखो तो क्रोमियम के पास। लेकिन अब अगर क्रोमियम के पास तो पीरियड में पता चल गया क्रोमियम, लेकिन ग्रुप में बताओ, हम तो डी की बात कर रहे हैं ना। तो अगर क्रोमियम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो क्या मॉलिब्डेनम उसके नीचे वाले के पास भी ज्यादा होगा, और उससे नीचे टंगस्टन के पास भी ज्यादा होगा। तो क्रोमियम से ज्यादा किसका, मतलब क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन तीनों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बराबर। लेकिन बताओ, क्या मेल्टिंग पॉइंट, जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया था तो मैंने ये बोला था कि मेल्टिंग पॉइंट एक बात पे और डिपेंड करता है, उसका नाम क्या है, मॉलिक्यूलर वेट। क्या होता है बेटा, मॉलिक्यूलर वेट। क्या मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करता है कि नहीं। अगर मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करता है तो आप बताओ कि क्रोमियम और मॉलिब्डेनम और टंगस्टन, कौन बेटा, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम और टंगस्टन। अब बताओ तीनों में मेल्टिंग पॉइंट क्रोमियम से ज्यादा किसका होगा, मॉलिब्डेनम का। मॉलिब्डेनम में पूरे डी ब्लॉक में सबसे ज्यादा किसका, टंगस्टन का। तो कह सकते हैं कि डी ब्लॉक में, पूरे डी ब्लॉक के अंदर सबसे ज्यादा, अगर एलिमेंट में बात किया जाए तो एलिमेंट में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, टंगस्टन का। और याद है बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का क्यों बनाया जाता है, 200-400 डिग्री सेल्सियस पे भी उसको आप हीट कर दिए तब भी वो मेल्ट नहीं होता था। तो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके अंदर बहुत कम होता है, जिंक, कैडमियम, मरकरी। अगर मरकरी का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है तभी तो मरकरी हमेशा लिक्विड बनी घूमी करती है। क्या बात,
ठीक, बराबर समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ठीक, तो ध्यान रखना मैंगनीज टेक्नीशियम है लो मेल्टिंग पॉइंट ऑल्दो इट इज अ D5 कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, इसका ग्राफ पता है कि नहीं पता है? इसका एक ग्राफ एनसीईआरटी बना के दिखाती है, ऐसे ग्राफ बना हुआ है, आगे बढ़ेगा क्रोमियम तक बढ़ेगा, फिर मैंगनीज, फिर ऐसे ग्राफ आता है। ठीक है, ये ऐसे ग्राफ बनाई दिखाई पड़ेगा आपको, फिर एक ऐसे ग्राफ दिखाई पड़ेगा। तो ये कौन सा होगा? सबसे टॉप पोजीशन पे कौन होगा? क्रोमियम, मॉलिब्डेनम और टंगस्टन। और उसके बाद मैंगनीज जो होता है कम हो जाता है। मैंगनीज क्या होता है बेटा? कम हो जाता है, जबकि D5 कॉन्फ़िगरेशन होता है उसके बाद भी कम हो जाता है, फिर उसके आगे सब बढ़ जाते हैं। बराबर है, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर? चलिए, क्लियर है? अरे क्लियर कि नहीं क्लियर? मेल्टिंग पॉइंट समझ में आया कि नहीं समझ में आया? सबसे ज्यादा किसका होगा? ठीक, अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़े। देख लो, लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? मरकरी का, -38 डिग्री सेल्सियस। हाईएस्ट किसका होता है? टंगस्टन का। कितना? 3400 डिग्री सेल्सियस। कितना? 3400। और याद रखना 3D से ज्यादा 40 से बाहर, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, मेटेलिक बॉन्ड इंक्रीज होगा, तो उसको मेल्ट करने में भी टाइम लगेगा। बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? हीट ऑफ एटमाइजेशन पे। किस पे? हीट ऑफ एटमाइजेशन। और हीट ऑफ एटमाइजेशन किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो क्या सब तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? क्लियर? बहुत बढ़िया। आओ, डेंसिटी। डेंसिटी, डेंसिटी देखो बहुत अच्छा सा टॉपिक है, मतलब इसमें कुछ पूछा नहीं जाता डेंसिटी में। लेफ्ट राइट जाओगे क्या होगा बेटा? साइज डिक्रीज, तो डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू, तो वॉल्यूम अगर डिक्रीज तो डेंसिटी इंक्रीज। लेकिन याद है ना, कॉपर और जिंक में साइज बढ़ जाता था ना, तो निकिल और कॉपर का बराबर हो जाता था और जिंक थोड़ा सा मतलब कम हो जाता था। तो ये याद रखना, ये तीन लास्ट के याद रखना बस, कि नीचे निकिल से ज्यादा कॉपर का होना चाहिए, कॉपर ज्यादा जिंक का, लेकिन ये तीनों लास्ट में उल्टे हो जाते हैं। निकिल कॉपर बराबर, फिर कॉपर बड़ा हो जाता है जिंक से। बराबर है कि नहीं बराबर है? मैक्सिमम डेंसिटी किसकी होती है? इरिडियम की। याद है? कुरियर, कुरियर। सही है? अच्छा सुनो, अनपेड इलेक्ट्रॉन तो निकालना आता है ना? अनपेड इलेक्ट्रॉन तो निकालना आता है? किसी का भी अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालना आता है कि नहीं आता है? अगर किसी के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो क्या वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा? और किसी के अंदर अनपेड नहीं है तो नहीं होगा, रिपल करेगा। तो जिसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे वो अट्रैक्ट होगा, उसको क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेटिक। भाई है ना, अगल बगल का ऑक्सीजन तुम पी गए हो, एक बार मुंह खोले अगल बगल वालों को परेशानी हो जाती है। ये बात समझते नहीं हो? ठीक, मतलब ये बात तो पता है ना? हाँ, तो चलो शुरू करें, शुरू करें बेटा। मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला? ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला कि अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा तो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो देखो, अनपेड इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, तो कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो रिपेल होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? डायमैग्नेटिक। और एक जो होता है जिसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। फिर उसके बाद में मैग्नेट हटा दो तो वो इतना ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है कि वापस वही मैग्नेट बन जाता है। उसको क्या बोलते हैं? फेरोमैग्नेट। जैसे लोहा है, लोहा को चुंबक पे लगा दो, फिर वापस से उस लोहे से चुंबक उठाओ तो क्या वो मैग्नेटाइजेशन हो जाता है? तो उसको क्या बोलते हैं? लोहा कैसा होता है? फेरोमैग्नेटिक। कैसा होता है? तो एक्सट्रीम केस ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, जिसके अंदर अनपेड स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, उसको मैग्नेटिक फील्ड, उसको क्या बोलते हैं बेटा? फेरोमैग्नेटिक। क्लियर है? अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर निकालना आता है तो आप निकाल भी सकते हो। मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का तरीका क्या होता है? म्यू इज इक्वल टू एन, n+2। एन क्या है? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। और इसका जो यूनिट आता है वो कौन सी किस में आता है बेटा? बोर मैग्नेटॉन में। किस में आता है? अब बताओ, D10 है तो इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने? 0। तो बताओ इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा? 0। अगर इसके अंदर 1 है, इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन D9 है, तो D9 मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन एक ही आएगा ना, तो एक आएगा, तो 1 + 2 3, और 3 एकम 3 √3 आएगा कि नहीं आएगा? बताओ इसके अंदर कितना है? जिंक में, जिंक में 0, तो फिर कितना आएगा बेटा? Zn+2 मतलब 0 आएगा। अब मान लो इसके अंदर कितना रहा बेटा? हमारे पास कोबाल्ट है, D6 है, अनपेड कितना रहा? 4, तो 4 और 2 6, 6 चौको 24 √24। तो ये आ गया पूरा, एक एक चीज लिखी हुई है आपको। सही है? अब मैं एक टॉपिक और बताने जा रहा हूं जो बहुत अच्छा टॉपिक है, जो E0 M3 से M+2 इसकी बात करने जा रहा हूं। तो ये थोड़ा सा समझ लो कि ये जो है केमिकल रिएक्टिविटी और इलेक्ट्रोपोटेंशियल जिसको बोलते हैं। ठीक है? केमिकल मतलब केमिकल रिएक्टिविटी और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल,
इस वैल्यू को समझना बहुत अच्छे से जरूरी है, क्योंकि इसी के दम पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सॉल्व होती है, जो कि करने में नानी याद आ जाती है। तो इसको समझ लो बेटा ध्यान से, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। जैसे एक चीज बताओ, अगर मान लीजिए कोई एक मेटल है, अगर कोई मेटल है, ध्यान से सुनना, कोई एक मेटल है, अगर उस मेटल के ऊपर जीरो चार्ज है, जीरो चार्ज है, कितना, जीरो चार्ज है, या ऐसे समझो अगर कोई मेटल है उसके ऊपर +2 चार्ज है और वो +2 चार्ज से जीरो में जाना चाहता है, अगर जाना चाहता है तो ये रिड्यूस हो रहा है कि ऑक्सीडाइज हो रहा है? हाँ, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल? हाँ, ये कौन सा पोटेंशियल है? तो इसको क्या बोलेंगे, इसको E0 बोल दे हम, ये क्या पोटेंशियल, पोटेंशियल। तो इस पूरे को हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। और अगर E के ऊपर स्टैंडर्ड फॉर्म लगा तो इसको क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, क्या बोलेंगे। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आई तो मतलब ये काम होना था, ये काम होना था, और अगर ये वैल्यू निगेटिव आई तो इस काम को नहीं होना था। नहीं समझ पाए? अगर पॉजिटिव तो होना चाहता है और निगेटिव तो नहीं होना चाहता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इधर भाई, इधर 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 फोकस करो, ठीक। अगर ये +2, अब यहां पे इसको, ये रिड्यूस हो रहा है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। और ये क्या स्टैंडर्ड है, तो इसको क्या बोलेंगे, SRP। ये क्या है, तो जब कोई रिड्यूस होता है तो उसको क्या बोलते हैं, SRP। अगर किसी का SRP पॉजिटिव तो मतलब वो रिड्यूस होना चाहता है, और अगर निगेटिव तो रिड्यूस होना नहीं चाहता है। अब एक बार बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास आयरन है, क्या है बेटा, आयरन, और आयरन +2 में है, और +2 में अगर Fe में जा रहा है, Fe में जा रहा है, तो ये बात बताओ, डी ब्लॉक के एलिमेंट अगर मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 में रहना चाहते हैं कि 0 में रहना चाहते हैं, किस में रहना चाहते हैं? तो अब बताओ, ये क्या रिड्यूस हो रहा है, तो ये रिड्यूस होना चाहता है कि नहीं? तो अगर नहीं होना चाहता तो ये क्या है, ये बताओ, ये कौन सा, ये रिडक्शन है कि ऑक्सीडेशन है? रिडक्शन या ऑक्सीडेशन? अगर रिडक्शन है तो E0 क्या होगा बेटा, E0 इसका SRP कहलाएगा। तो बताओ E0 SRP आयरन का निगेटिव या पॉजिटिव? हाँ, ये होना नहीं चाहता है तो निगेटिव। कैसा होगा, निगेटिव। तो अगर कोई होना चाहता है तो पॉजिटिव, अगर नहीं होना चाहता है तो निगेटिव। इज दैट क्लियर? अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास यहां पे E0 है, E0 है, और कौन सा बेटा, अगर मैं बोलूं Mn+2 से Mn में जा रहा हूं, तो ये वैल्यू अगर हमारे पास में निगेटिव आ रहे तो मतलब ये क्या है, ये निगेटिव होगी कि पॉजिटिव? बताओ, मैंगनीज +2 से क्या 0 में रह चाहता है कि +2 में स्टेबल है? +2 में या +0 में? तो क्या ये निगेटिव या पॉजिटिव? लेकिन अगर मैं बोलूं, अगर E0 से लेकर के क्या कॉपर +2 से किसमें बेटा, कॉपर +2 से किसमें, कॉपर में जाना चाहता है, तो मैं बोलूंगा इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। किसकी होती है? तो मतलब कॉपर +2 में रहना चाहता है कि कॉपर में रहना चाहता है? कॉपर +2 में रहना चाहता है कि कॉपर में? तो क्या मैं बोल सकता हूं पूरे डी ब्लॉक का एलिमेंट हमेशा +2 में रहना चाहता है? पूरे डी ब्लॉक का एलिमेंट को +2 में रहना चाहता है? अगर पूरे डी ब्लॉक का एलिमेंट +2 में रहना चाहता है तो मतलब सबका SRP पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव या निगेटिव? एक्सेप्ट पॉजिटिव या निगेटिव? सब +2 में रहना चाहता, तो +2 में रहना चाहता तो 0 में कहां जाएगा? और अगर उसको 0 में लेके जा रहे हो तो वो निगेटिव या पॉजिटिव? हाँ, अगर निगेटिव है, क्या एक ही एलिमेंट है जिसका SRP पॉजिटिव है, और वो कौन सा है, कॉपर। तो क्या जनरली ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट है निगेटिव SRP एक्सेप्ट, क्या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है, लेके 12 सरदारों का नाम मांगे अल्लाह मेरी जान, चादर फीकड़ को नहीं, याद है कि नहीं है? ऊपर से नीचे तक सब के सब क्या होता है, निगेटिव होता है, खाली कॉपर पॉजिटिव होता है। याद है कि नहीं याद है मेटल का? तो ये है, आपको नहीं याद है कोई बात नहीं, ठीक है, समझ पा रहे हो भाई? इतना भी खूबसूरत नहीं, तुम उन्हीं बार बार देख रहे हो। हाँ हाँ भाई, पलट पलट के देख रहा है उसको, कोई बात नहीं, नाम नहीं लिया, कोई बात नहीं, किसी कुछ पता नहीं चला है। हाँ चलो इधर देखो आगे, लोग फोकस ही हमारा ही गड़बड़ कर देते हो, फोकस एनर्जी हमारे अंदर आती है, तुम लोग गड़बड़ कर देते हो। चलो ध्यान से देखो, Cu+2, ठीक है, थोड़ा सा मैं भी स्मार्ट लग रहा हूं, मैं टी शर्ट देखो पहन रहे हो, पहने हुआ हूं, हमको भी देख लो। हाँ, अब वगैरह सबसे ज्यादा इसीलिए सब हम ही को देखते हैं क्लास के अंदर। हाँ
गलत तो नहीं कह रहा हूं? चलो ध्यान से सुनो, ध्यान से। अब कॉपर +2 से C हो गया तो पॉजिटिव, तो क्या, अच्छा अब बताओ, अगर मैं कोई भी एलिमेंट है, जैसे मैं एक काम करता हूं, मैं करता हूं क्या हूं कि जैसे मेरे पास E0 Cr+3 था, मैं इसको Cr+4 में लेके जाऊं, या मान लो हम इसको लेके जा रहे हैं Cr+2 में ले जाता हूं, Cr+2 में। अब बताओ ये रिडक्शन पॉसिबल है कि नहीं? ये रिडक्शन है ना, तो ये SRP है कि SOP? अच्छा, क्रोमियम जब +3 में है, क्रोमियम जब +3 में, तो उसके पास कैसा इलेक्ट्रॉनिक 4s1 3d6 होता है कि नहीं होता है? तो पहले इलेक्ट्रॉन कहां से निकल जाएगा? एक यहां से, और डी में कितना बचेगा? 3। डी में कितना बचेगा? 3 ना। तो अब बताओ, अरे हाँ, अब +3 निकाले ना, तो एक यहां से 4s1 और 2 यहां से, तो कितना बचेगा? 3d3 बचेगा ना। तो लो 4s1 3d3, तो 3 इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो 1 2 3, ये तो है। अगर मान लो क्रोमियम +2 हो गया तो कितना बचेगा? तो 4s0 और 3d4। अगर 3d4 बचेगा तो अब बताओ इसके अंदर क्या होगा? 1 2 3 4 5, तो 1 और 2 और 3 और 4। अब आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि इसके अंदर जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो T2G में है और ये EG में है? क्या T2G हाफ फील्ड है? और इसके अंदर T2G हाफ फील्ड के साथ साथ EG में भी एक इलेक्ट्रॉन है। स्टेबल कौन, T2G वाला कि EG वाला? T2। क्या क्रोमियम +3 स्टेबल? क्रोमियम +2 इज नॉट स्टेबल। तो क्या ये स्टेबल से अनस्टेबल में जा रहा है? तो क्या ये होगा? तो Cr+3 से +2 में जाना मतलब रिडक्शन है कि ऑक्सीडेशन? तो होगा कि नहीं होगा? तो वैल्यू निगेटिव या पॉजिटिव? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो सही है। अगर मैं दूसरी बात करता हूं, मेरे पास E0 Mn+5 है, क्या है बेटा? मतलब मेरे पास Mn+3 है, +3 से कहां जा रहा है? +2 में, Mn+2 में। क्लियर? क्लियर है। अगर मैंगनीज की बात किया तो अगर Mn+3 है तो Mn+3 का मतलब क्या हो गया? 4s2 और 3d5, यही है। तो D से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया। अगर मैं बोलूं Mn+3 है तो कितना होगा बेटा? 4s1 मतलब 3d4, यही तो होगा। अब बताओ D5 में कितने इलेक्ट्रॉन? 5 हैं। अरे बोलो ना, 1 2 3 4 और 1 5 है कि नहीं? और इसके अंदर कितने हैं बेटा? 4। बोलो 1 2 3 4। अगर 5 है तो फुल फील्ड, सॉरी हाफ फील्ड, और 4 है तो क्या हाफ फील्ड से कम हो गया कि नहीं? तो हाफ फील्ड स्टेबल। तो +2 स्टेबल की +3? तो +3 से अगर +2 में जा रहा है तो वो स्टेबल की तरफ जा रहा है क्या अनस्टेबल की तरफ? अगर स्टेबल की तरफ जाएगा तो SRP पॉजिटिव या नेगेटिव? तो क्या एकदम क्लियर आया कि नहीं क्लियर आया? SRP वैल्यू क्लियर हुई कि नहीं? तो यही है हमारे पास में खेल पूरा SRP का कि कब SRP वैल्यू पॉजिटिव होगी, कब निगेटिव होगी। ये देखो इसके अंदर प्लस में कुछ क्वेश्चंस भी दे रखा, +2 से +3 जाएगा तो माइनस होगा, कैसा होगा? पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। और +3 से +2 में जाएगा तो पॉजिटिव होगा। E0 जो होगा Mn+2 मतलब +2 से +m 3D सीरीज के लिए वैल्यू हमेशा निगेटिव होती है, खाली कॉपर को छोड़ के जिसकी वैल्यू कैसी होती है? पॉजिटिव। बात खत्म, टाटा बाय बाय, खत्म हो गया ये। ठीक। अब दूसरा हमारे पास इसका वो है प्रॉपर्टी है जिसको बोलते हैं कलर कंपाउंड। क्या बोलते हैं बेटा? कलर ऑफ कंपाउंड बोल दे, इसको भी कराते हैं। अगर कलर ऑफ कंपाउंड की बात करें तो याद है ना, मैंने कहा था डी ब्लॉक, ये तो मैंने कोऑर्डिनेशन में बताया था, फिर से सुन लो। मैंने कहा था डी ब्लॉक के अंदर हमको इलेक्ट्रॉन लगता है कि एक एक करके भरा हुआ है, लेकिन क्या वो एक एक करके भरा होता है कि डी ब्लॉक जो है टूट जाता है और टूट करके T2G EG में बन जाता है? क्या एनर्जी का गैप आ जाता है? अगर एनर्जी का गैप आएगा तो कभी ऊपर इलेक्ट्रॉन कभी नीचे इलेक्ट्रॉन, तो क्या ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाएंगे, एनर्जी इलेक्ट्रॉन लेंगे देंगे, मतलब एनर्जी लेंगे देंगे, और अगर वो एनर्जी विजुअल रेंज में आकर के गिरी तो क्या उसका कलर दिखाई पड़ने लगेगा कि नहीं? तो क्या जो किसी भी कलर, किसी भी डी ब्लॉक के एलिमेंट के अंदर अगर कलर आता है तो डी ट्रांजिशन की वजह से आता है? आता है कि नहीं आता है? लेकिन याद है हमने कहा था कि एक एग्जांपल हमारे पास है KMnO4। क्या है बेटा? KMnO4। तो KMnO4 के अंदर कितना है बेटा? इसके ऊपर तो +7 है, तो क्या मैंगनीज के अंदर इलेक्ट्रॉन बचा? नहीं। K2Cr27 है, K2Cr27 के अंदर क्रोमियम के अंदर कितना बचा बेटा? कितना हुआ? +6। क्या इसके अंदर इलेक्ट्रॉन बचा? नहीं। तो जब इलेक्ट्रॉन बचा नहीं तो डी ट्रांजिशन होगा कैसे? क्या इसके अंदर डी ट्रांजिशन है? इसके अंदर डी ट्रांजिशन है। तो क्या जनरली डी ब्लॉक के एलिमेंट का जो कलर होता है वो किसकी वजह से आता है? डी ट्रांजिशन की वजह से। किसकी वजह से? अनपेलेक्ट्रॉन इन लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल एब्जॉर्ब लाइट ड्यू टू दिस, मतलब ये एक्साइट करके जाएंगे और एक्साइट करके आएंगे। लेकिन अगर बोलूं मैं कि D0 और D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होंगे तो वो कैसा होगा? कलरलेस। और D1 और D9 होगा तो कलर्ड। तो D0 और D10 का कलर्ड होता है कि कलरलेस? तो क्या KMnO4 क्या D0 है कि D10 है?
डी जीरो और इसका भी डी जीरो। तो क्या डी जीरो के अंदर अगर कलर आ रहा है तो क्या इसका डी जीरो के अंदर अगर कलर आ रहा है तो क्या डी डी ट्रांजिशन की वजह से आ रहा है? नो सर, इसके अंदर जो कलर आ रहा है वो किसकी वजह से आता है? एलएमसीटी। किसकी वजह से? एलएमसीटी क्या बेटा? लिगेंड मेटल, लिगेंड मेटल, एलएमसीटी की वजह से। तो द कलर ऑफ KMnO4 एंड K2Cr27 आर ड्यू टू लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर। बाकी सब क्या है बेटा? हाँ, डी ट्रांजिशन। क्लियर है? बोलो भैया, क्लियर है? चलो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो अच्छा, कुछ आता है एलिमेंट्स का कॉम्प्लीमेंट्री कलर किसी भी डी ब्लॉक के एलिमेंट के अंदर। तो कोऑर्डिनेशन में मैंने ये बात बताई नहीं थी कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होता है। तो कुछ बच्चे पूछने आए थे, जैसे अगर कोई कंपाउंड है, अगर कोई कंपाउंड है, अगर वो इंडिगो लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, किसको एब्जॉर्ब कर रहा है? ये देखो लिखा है MnO4 Cr27 के अंदर जो कलर आता है डी ट्रांजिशन की वजह से नॉट पॉसिबल। तो ये क्यों आता है बेटा? इसके अंदर जो कलर होता है किसकी वजह से? चार्ज ट्रांसफर, या इसको क्या बोलते हैं? एलएमसीटी। क्या बोलते हैं? एलएमसीटी। अच्छा दूसरी बात सुनो, दूसरी बात सुनो, अगर कोई इंडिगो लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है? वो दिखेगा कौन सा कलर का? येलो का। अगर कोई मान लीजिए रेड कलर एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो किस कलर का दिखेगा? जीबी, मतलब ग्रीन, मतलब ब्लू ग्रीन जिसको बोलते हैं। जीबी लिखा उल्टा लिखा है, ठीक है, ब्लू ग्रीन। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। कॉम्प्लीमेंट्री क्या? अगर जैसे मैंने बोला कि ना तुम मुझे पैसा दो तो मैं तुम्हें खाना दूंगा, ठीक, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है ना? यही तो है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? या मैं तुम्हें अच्छा पढ़ाऊं तो तुम मुझे क्या करो? वाह 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 करो, है ना? अब यहां ना करने लगा ना वाह वाह, पैसा दो, कोई बात नहीं बेटा, चलो कोई बात, ठीक है। चलो अब सुनो सुनो सुनो, ये हमारे पास में कुछ प्रॉपर्टी खत्म हो गई। अभी कुछ प्रॉपर्टी देखो, इसका क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी और मेटेलिक कैरेक्टर। किसी भी एलिमेंट का जो फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल कैरेक्टर, बताओ मेटल कैसा होता है, उसका मेटल का तुम फिजिकल प्रॉपर्टी बताओ। तुम छू करके क्या बताओगे? मजबूत है वो? अरे मजबूत है कि नहीं है? बताओ। क्या तुम अगर कोई मेटल है तो मेटल को तुम पीट पीट करके, अरे पीट पीट के क्या, मतलब खींच खींच के तार जैसा बना सकते हो? कल सर ये तो आपने कहा था सोना और चांदी के लिए। अरे डक्टाइल वो होता है, लेकिन क्या पीट पीट के क्या ये लोहा नहीं पीटा जाता है? पत्थर पत्थर जैसा बनाया था, टीन बना देते हैं। क्यों भाई अमान, क्या था कि नहीं? हाँ, तो बात समझ पा रहे कि नहीं? अरे पीट पीट के उसको पतला किया जा सकता है और खींच खींच के उसको, तो ये बोलते हैं मैलिएबल और डक्टाइल। तो क्या ये मेटल की प्रॉपर्टी होती है? तो क्या ये मैलिएबल भी है, डक्टाइल भी है, ठीक है। अच्छा, ट्रांजिशन एनर्जी आर वेरी, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट आर वेरी हार्ड एंड हैविंग हाई मेल्टिंग। भाई ऑब्वियस सी बात है भाई, और एस के कंपेयर में डी ब्लॉक वाले क्या होते हैं? हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। दूसरा डक्टाइल भी है, ये हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। भैया कॉपर का तार डाल करके तो यहां से हम कहां, यहां से लेकर के मतलब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तार पहुंचा चुके हैं कि नहीं पहुंचा चुके हैं? ये बहुत बढ़िया। और है ना, मोस्ट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट है HCP और CCP। अब बताओ ये क्या है HCP और CCP स्ट्रक्चर? भैया हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ये कौन सा चैप्टर है? सॉलिड स्टेट नाम का चैप्टर हुआ करता था, हुआ करता था, है नहीं? बराबर। हाई इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। खराब बात है कि सही बात है? ये आगे बढ़ जाए, इजाजत है भाई? इजाजत है? नहीं है? चलो, मैंने कहा कि डी ब्लॉक के एलिमेंट वो होते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड होते हैं। क्या होता है बेटा? इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल मतलब समझ रहे हो? इंटरस्टिशियल मतलब जो डी ब्लॉक का जो एटम होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है बेटा। क्या होता है? डी ब्लॉक का एटम होता है बड़ा होता है। अब अगर ये बड़ा है तो मान लीजिए क्या होगा, ये आपस में घिरे रखे हैं, क्या इनके बीच में थोड़े थोड़े जगह बच रखे हैं कि नहीं? तो ये जो जगह खाली बच रखे इसको क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल साइट। क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल साइट, जो खाली जगह है। अब अगर इंटरस्टिशियल साइट में नॉन मेटल तो छोटे छोटे होते हैं, अगर नॉन मेटल आकर के बोरान कार्बन अगर इसके अंदर आके भर जाए, बोरान कार्बन नाइट्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन, इस तरीके के छोटे छोटे नॉन मेटल आके भर जाए, तो क्या होगा बेटा? इसकी जो खाली जगह थी, अब मान लीजिए एक पाइप है, होलो पाइप है, खोखला पाइप है, ठीक। अब खोखला पाइप है तो उसको तोड़ना मोड़ना थोड़ा आसान होता है कि नहीं होता है? उसके अंदर उठा करके मिट्टी भर दीजिए, तोड़ पाओगे? नहीं तोड़ पाओगे। तो क्या मजबूती आ जाती है कि नहीं? तो क्या इसके अंदर जो खाली जगह था अगर उसके अंदर कुछ भर दिया गया है तो ये क्या हो जाएगा? इसकी कुछ प्रॉपर्टी में बदलाव हो जाएगा। हार्डर देन प्योर मेटल, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। क्या अब लेस मैलिएबल हो जाएगा, लेस डक्टाइल हो जाएगा
और ये क्या जब पूरी तरीके से भर चुका तो क्या किसी के साथ रिएक्ट करेगा क्या? तो केमिकली इनर्ट हो जाता है। कुछ नाम भी बता देता हूं कौन सा, जैसे क्रोमियम में मेटल होता है तो क्रोमियम के अंदर कार्बन आ जाता है, क्रोमियम कार्बाइड बना देता है तो इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल कार्बाइड। जैसे आयरन के अंदर भी क्या होता है, कार्बन के अंदर कुछ इंप्योरिटीज आ जाती है, याद है आयरन के अंदर कार्बन की इंप्योरिटीज आ जाती थी, तभी तो हम लोग क्या करते थे, ब्लास्ट फर्नेस पे ले जाकर के जब रिएक्शन कराते थे तो हम लोग कार्बन हटाते थे। तो याद है वहां पे, अब मेटलर्जी चैप्टर हटा दिया गया, लेकिन पहले वहां हुआ करता था कि नहीं, कि वहां पे आयरन जो होता था, आयरन के अंदर किसकी इंप्योरिटी हुआ करती थी, कार्बन की। किसकी होती थी? कार्बन की। मतलब लास्ट में भी अगर लोहा बना भी लो तो कार्बन की 0.3% बची रह जाती थी। जब पूरी तरीके से हटा देते थे तो क्या बनता था, स्टील। याद है कि नहीं याद है? दैट्स इट, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। क्लियर? अरे पूरा क्लियर हुआ इंटरस्टिशियल? आगे बढ़े, आगे बढ़े बेटा। बोला फॉर्मेशन ऑफ नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड क्या होता है? जैसे मैं एग्जांपल एक लेकर बताता हूं, जैसे हमेशा होता है क्या, जैसे मैं बोलूं कि हम और अमान भाई खाना खाते हैं, ठीक, हम और अमान भाई खाना खाते हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हो, देख लेना बेटा कहीं कीमो ऑटोट्रॉफ ना हो जाओ तुम, ठीक है, इसीलिए तुम जहां बैठ जाते हो वहां एकदम बिल्कुल तुम्हारा जड़ वड़ फैल जाते हैं, है ना। चलो भाई खाना खाता है, चलो खैर फिर भी मान लो फॉर एग्जांपल, ओ भाई इधर ध्यान से देखो, भाई खाना खाता है, जैसे भाई 2 रोटी खा रहे हैं, तो कंप्लीट 2 रोटी भाई खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं? कह रहे 2 रोटी कम बता रहे हैं, कह रहे इतना। एक बार गए अमान भाई रोटी खाने के लिए, ठीक, अब मम्मी ने इनके ला के दिया, जानते कितनी रोटी? 19 रोटी ला के दिया, ठीक। बोले मम्मी मुझे क्या समझ रखा है आपने, जानवर समझ रखा है क्या है? ऊपर से 1 रोटी ले जाओ, मैं 18 ही खाऊंगा। यही वाला सिचुएशन है इनका। तो 2 पे काम चल जाएगा, 2 पे काम चल जाएगा भाई। तो चलो भाई नाराज हो गए, भाई का 2 रोटी से काम चल जाएगा, मेरा भी 2 रोटी से काम चल जाएगा, 2 से काम चल जाएगा। अब भाई कंप्लीट 2 खा रहे हैं, हम भी 2 खा रहे हैं, लेकिन अगर मान लो भाई 2 रोटी खा रहे हैं और हम कितनी रोटी खा रहे हैं? 3। मामला बनेगा नहीं भाई। 3 पे 1 बढ़ाओ, भाई 2 और हम 3, तो कितना हो गया? 5। अब बाहर वाला अगर देखेगा कि 5 रोटी जा रही है तो बाहर वाला तो यही समझेगा कि 2.5 रोटी खा रहे हैं, यही तो समझेगा। लेकिन यहां पे क्या है, भाई 2 खा रहे हैं, हम हमारा तो रेशियो 1:1 ही आ रहा है, लेकिन बाहर वाले को देखने के लिए क्या लग रहा है कि 1:2.5 हो गया, मतलब होल रेशियो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो नहीं रह गया है। अरे 2.5 तो क्या होल नंबर रह गया क्या? उसी तरीके से क्या होता है कि जैसे जब कोई क्या होता है बेटा, कोई एटम होता है, जैसे मान लीजिए कोई एटम ये बना है, मान लीजिए कोई एक एटम होता है, तो इसके अंदर मान लीजिए कोई एक वो है, कोई मेटल है, तो मेटल के अंदर बहुत सारे एटम होते हैं। अब बहुत सारे एटम होते हैं तो सब के सब क्या थे? +2 वाले आयरन थे। अब एक आयरन का एटम गायब, अब एक आयरन का एटम गायब हुआ तो एक आइटम, अगर एक आयरन गायब हुआ तो मतलब +2 चार्ज गायब हो गया उसके अंदर से, तो क्या वो न्यूट्रल रह जाएगा कि चार्ज आ जाएगा? अब अगर मान लो ये स्टील है, अगर ये चार्ज होता, अगर इसको छूते तो करंट मारता कि नहीं देता कि नहीं भाई? इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा होता इसका कहीं ना कहीं। लेकिन दुनिया में हर चीज की सबसे पहली प्रायोरिटी हो तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। भाई इसको छू रहे तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तभी हम छू पा रहे हैं, तो धर देता भी, होता है कि नहीं? तो सुनो ध्यान से, अब इसके पास +2 है तो क्या करेगा? अब +2 क्या करेगा? +2 भाई एक एटम गया तो उसके ऊपर +2 का चार्ज आ गया, तो +2 चार्ज आने के लिए, मतलब उसको कम करने के लिए, कह सकते हो बढ़ाने के लिए, क्या करेगा? या तो जो और एलिमेंट है या तो अपने चार्ज बढ़ा लेंगे, मतलब +2 चार्ज की कमी हो गई बेसिकली कह सकते हो। तो कोई 2 एटम आपस में चार्ज बढ़ा ले, तो देखो एक एटम इसने +3 बढ़ा लिया और एक एटम इसमें +3 बढ़ा लिया, बढ़ गया कि नहीं? बढ़ गया। तो अब जो इसके साथ अटैच होगा आकर के, तो अभी तो हमारे पास अगर मान लीजिए 10 एटम था तो कोई 10 और ले लेते तो 1:1 रेशियो हो जाता कि नहीं हो जाता है। लेकिन अब अगर मान लीजिए ऑक्सीजन लेते तो 10 ये था तो 10 ऑक्सीजन ले लेते तो ये +2 -2 न्यूट्रल हो जाता कि नहीं? लेकिन अब ये +3 को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक ऑक्सीजन आएगा कि ये कितना आएगा? ये 3, तो वो क्या होता है Fe2O3, तो ये 2 तो वो 3 आएगा कि नहीं आएगा? अगर ये 2 है तो वो कितना आएगा? 3। तो बाहर से देखने में लग रहा है ना कि अब तो रेशियो गड़बड़ा गया, गड़बड़ हुआ कि नहीं?
अरे ये 10 का 10 लेता, लेकिन क्या इसमें 10 ले रहा है, क्या एक ज्यादा नहीं ले रहा है, तो क्या 1:1 रेशियो रह जाएगा, क्या कुछ गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं? क्यों गड़बड़ हुआ? क्योंकि इसने अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा लिया है। तो बाहर से देखने में क्या लग रहा है कि 2.5 रोटी खा रहे हैं, लेकिन खा कितने रहते हैं, ये हम 2 और ये 3। तो एक्चुअली में है तो स्टोइकियोमेट्री ही है, तो स्टोइकियोमेट्री ही, लेकिन क्या ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया, क्या मुझे ये नहीं दिखाई पड़ता? तो मुझे जब यहां देखते हैं जैसे Fe.93O, क्या ये स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो दिख रहा है कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक? ये भी नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, ये भी नॉन। तो क्या एक्चुअली नॉन स्टोइकियोमेट्रिक है कि है ये स्टोइकियोमेट्रिक ही? है स्टोइकियोमेट्रिक, लेकिन ओवरऑल मुझे नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट्स ने अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा लिया है, बढ़ा लिया है। जो उसके अंदर जो मेटल डिफेक्ट हुआ था, इसको क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक के अंदर पढ़ते हैं मेटल डिफेक्ट। तो क्या मेटल डिफेक्ट हुआ था, तो उस मेटल डिफेक्ट की वजह से इसके अंदर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए था, तो +2 और +3 दोनों है, बराबर है कि नहीं बराबर? तो बाहर वाला लगेगा कि एक आदमी लेके गया 5 रोटी, है ना, लेकिन होगा क्या कि भाई 2-3 चल रहा है अंदर, सही है। तो ये होता है बेटा क्या, फॉर्मेशन ऑफ नॉन स्टोइकियोमेट्री में लगता है कि हाँ कोई एटम 1:1 रेशियो में नहीं होता है, उसको बोलते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक एलॉय फॉर्मेशन। याद रखना बेटा, मैंने कहा था ना कि इस क्लास के अंदर जितने भी बच्चे बैठे होंगे लगभग सबका साइज और उम्र थोड़ा बहुत, अगर ऊपर नीचे लीजिए साल 2 साल का, तो लगभग बराबर ही होगा कि नहीं होगा? कोई ऐसा तो नहीं 4 साल का बच्चा बैठा है क्लास के अंदर? 4 साल का बच्चा तो नहीं बैठा होगा? कोई 35 साल का बूढ़ा, बूढ़ी, हम बच्चे की बात कर रहे हैं, हम बच्चे की बात कर रहे हैं, समझ पा रहे हो कि नहीं? तो 35 साल का कोई नहीं ना, 4 साल का भी कोई नहीं है। जितने भी बच्चे बैठे हो यहाँ पे सबका एक एज ग्रुप होगा कि हाँ सब 16 साल से लेकर के 25 साल के बीच में ही होंगे, जितने भी बीच में बोला है बेटा, तुम अपना मैक्सिमम मत लो। 16 से 25 के बीच में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अच्छा साइज भी ऐसा तो नहीं कि कोई जो है एकदम छोटा सा बच्चा है, एक बहुत जो है 9 फीट का लंबा आदमी, कोई ऐसा भी नहीं है। लगभग सबका साइज वेरिएशन देखोगे तो लगभग सबके लगभग साइज बराबर ही होंगे। हाइट वाइट जो है लगभग, लड़कियों का देखोगे तो अपना एक सब लगभग हाइट के होंगे, लड़के भी लगभग होंगे। कोई एक्सेप्शन हो सकता है आन भाई, है कि नहीं? हाँ कोई 9 फीट का भी हो सकता है, ठीक है, मतलब 9 फीट का तो कोई है नहीं, एक्सेप्शन हो सकता है। खैर मतलब ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं? मतलब कहने का मतलब है डी ब्लॉक के अंदर भी तो क्या सब कुछ सेम है? उसी तरीके से जब साइज बराबर सेम होता है तो उसके अंदर लगभग आईक्यू लेवल भी बराबर माना जाता है कि नहीं? तो जब 2 डी ब्लॉक के एलिमेंट के साइज की बात करेंगे तो 2 डी ब्लॉक का एलिमेंट चाहे स्टार्टिंग में स्कैंडियम हो और इधर सीएन हो, इन दोनों के बीच में भी मैक्सिमम अगर साइज का वेरिएशन होगा तो कितना होगा? 15%। कितना परसेंट होगा मैक्सिमम साइज का वेरिएशन? कितना? 15%। तो लगभग मान लीजिए सेम है, तो अगर लगभग सेम हो तो सारे कैरेक्टर भी सेम होंगे। अगर सारे कैरेक्टर सेम होंगे तो क्या एलॉय का फॉर्मेशन कर सकता है? तो 2 डी ब्लॉक का एलिमेंट अगर सेम कैरेक्टर का हो तो क्या आपस में मिक्स हो जाते हैं? तो एलॉय मतलब क्या होता है बेटा? होमोजीनियस सॉलिड सॉल्यूशन इन विच वन मेटल या नॉन मेटल इज मिक्स्ड विद अनदर मेटल इज नॉन एज एलॉय। और एलॉय जैसे स्टील के अंदर क्या होता है बेटा? आयरन और कार्बन, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। आयरन के अंदर क्या होता है? कार्बन होता है कि नहीं होता है? हाँ, उसको ले जाके बेसमेंट कन्वर्टर में ले जा करके क्या करते हैं? साफ करते हैं, बात अलग है। लेकिन अगर देखा जाए एलॉय बनाते हैं स्टील के अंदर तो कार्बन भी इसकी फिलिंग हुई होती है, ठीक। ब्रास क्या होता है बेटा? कॉपर और जिंक। ब्रॉन्ज क्या होता है? कॉपर और टिन। जर्मन सिल्वर, कॉपर, जेडन और निकल। तो दैट्स द एलॉय। क्या हो गया बेटा, कुछ बोल रही? ठीक, एलॉय। क्या बात बराबर है कि नहीं? एलॉय समझ पाया कि नहीं? तो मैंने क्या बोला, 2 डी ब्लॉक के अंदर मैक्सिमम साइज का वेरिएशन कितना हो सकता है? 15%। कितना? 15 से 20% ले लेते हैं, बात बराबर है कि नहीं? और 2 डी ब्लॉक के एलिमेंट साइज बराबर होने की वजह से क्या एलॉय का फॉर्मेशन करते हैं? यस सर। कौन कौन से एलॉय हमारे पास में है? स्टील, ब्रास, ब्रॉन्ज और जर्मन सिल्वर। क्लियर? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़े। एक फिजिकल प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? कैटालिटिक प्रॉपर्टी। कौन सी बेटा? कैटालिटिक प्रॉपर्टी। क्लियर है? दूसरी हमारे पास कौन सी है? कैटालिटिक प्रॉपर्टी। अगर कैटालिटिक प्रॉपर्टी की बात करें तो कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्या होता है बेटा? अगर कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्या होता है? कैटालिटिक प्रॉपर्टी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से वो क्या करता है बेटा? रिएक्शन को कैटलाइज कर देता है, मतलब फास्ट कर सकता है। जैसे निकल पीटीपीडी है तो वो सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगा और उस पर कोई भी रिएक्शंस कराओगे तो वो क्या करेगा भाई? जैसे हम यहाँ खड़े हो गए, किसी को यहाँ से सामान वहां देना था तो वो आए, एक बार देके जाए फिर लेके जाए, या उससे अच्छा कि वो हमको पकड़ा दे, हम इधर पकड़ा देंगे। क्या उसका सामान पहुंचाने में, क्या उसका सामान मैंने खा लिया क्या? नहीं। या उसका सामान मैंने खा लिया? नहीं खाया ना, बस मैं एक जरिया ही तो बना कि उसने हमको पकड़ा दिया और हम उधर पहुंचा दिए। यही तो हुआ कि नहीं हुआ? यही तो हुआ कि नहीं? क्या मैं रिएक्शन में यूज हो जाऊंगा क्या? नहीं।
तो याद रखना कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्या होता है, ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे है आयरन है, तो आयरन क्या करेगा, जैसे ये हैबर प्रोसेस है, हैबर प्रोसेस के अंदर आयरन क्या करेगा बेटा, रिएक्शन को क्या करेगा, फास्ट कर देगा। ठीक, जैसे निकिल पीटीपीडी, हाइड्रोजन यहां लगेगा तो क्या करेगा, मैटर यहां सरफेस एरिया प्रोवाइड कर देगा। ठीक, एक और ये रिएक्शन जैसे आयोडीन है, आयोडीन, तो आयोडीन में एक क्वेश्चन दे रखा है, आयोडीन को Fe+3 है ना, तो Fe+3 क्या करेगा, आयोडीन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ऐसे रिएक्शन होता है। आयोडीन क्या करेगा, I- है तो क्या करेगा, Fe+3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक, Fe+3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe+2 में, तो इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो ये आयोडीन किस में कन्वर्ट हो गया, I2 में, किस में कन्वर्ट हो गया, I2 में। फिर क्या करेगा, यहां पे H2O8 है ना, तो H2O8 के इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करेगा, +3 आके इलेक्ट्रॉन दे देगा, +2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +3 में, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, SO4 2- में, किसमें, SO, बताओ क्या +3 था, +3 यहां कट गया, Fe+2 था, +2 कट गया, बताओ I- रिएक्शन क्या दिखेगा तुमको, I- H2O8 -2, और प्लस में क्या दिखेगा, SO4 2- और क्या दिखेगा बेटा, I2। रिएक्शन में तो यही दिख रहा है ना, अरे रिएक्शन में तो यही दिख रहा है, लेकिन आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये दो रिएक्शन जो आपस में कर रहे हैं उसके अंदर मेन काम तो इसका, ये डायरेक्ट आपस में थोड़ी कर रहे हैं रिएक्शन, मेन काम तो इनका है, आयरन का। लेकिन आयरन वापस में जितना यूज हुआ था वापस मिल गया कि नहीं, तो याद रखना कि इसके अंदर क्या होता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, प्रेजेंस ऑफ फ्री वैलेंसी ओवर मेटल सरफेस, अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, इसकी वजह से क्या करता है बेटा, ये अपना क्या नाम है, रिएक्शन को कैटलाइज कर देता है, फास्ट कर देता है। दूसरा चीज, डी ब्लॉक एलिमेंट का क्या होता है, स्मॉलेस्ट साइज होता है बेटा, हाई न्यूक्लियर चार्ज होता है, और अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। और याद करना, डी, अगर पूरी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करोगे तो सेंट्रल मेटल एटम हमेशा डी ब्लॉक एलिमेंट ही जनरली रहा है, अल्युमिनियम भी हो सकता है, लेकिन जनरली कौन सा रहा है, डी ब्लॉक एलिमेंट। क्या बात बराबर है कि नहीं बराबर है, तो ये रही हमारे पास में टोटल इसकी कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी, क्या बात बराबर है कि नहीं बराबर है, कोई दिक्कत इसके अंदर, आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब नेक्स्ट पढ़ लो, नेक्स्ट देख लेते बेटा। देखो, अब ये देखो इसका प्रिपरेशन मेथड है, ठीक है, तो इसके अंदर मेरा बहुत ज्यादा काम है नहीं, मेरा बहुत ज्यादा काम है नहीं, इसके अंदर रिएक्शंस हैं वो आपको थोड़े बहुत याद करने। वैसे तो मैं आपको इसको पढ़ने का तरीका अलग बता सकता हूं, लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूं। मैं देखो पहले किसकी बात कर रहा है, पोटेशियम परमैंगनेट की, किसकी बात कर रहा है बेटा, पोटेशियम परमैंगनेट की, यही बात कर रहा है। मैं पोटेशियम परमैंगनेट को बनाने का तरीका बता देता हूं, एकदम सिंपल तरीका बता देता हूं। इसको अगर पोटेशियम परमैंगनेट बनाना चाहते हो तो चलो मैं यही बता देता हूं कि पोटेशियम परमैंगनेट कैसे बनाया जाता है। याद रखना, पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है, KMnO4 होता है कि नहीं होता है, KMnO4 होता है। ठीक, तो ये एक बात ध्यान रखो, सर हमारे पास क्या है, K2MnO4 है, क्या है, K2MnO4, K2MnO4 है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, K2MnO4 को क्या लिख सकते हैं बेटा, MnO4 2-, इसको क्या लिख सकते हैं, MnO4 2-। ये क्या है, MnO4 2- क्या है, मैंगनेट आयन है। क्या नाम है बेटा इसका, मैंगनेट आयन। क्या नाम है इसका, मैंगनेट आयन है। अब अगर ये मैंगनेट आयन है तो ये बेसिक मीडियम में, कौन से मीडियम में बेटा, बेसिक मीडियम में ये क्या होता है, स्टेबल होता है। क्या होता है, स्टेबल होता है। अब ध्यान रखना, बेसिक मीडियम में स्टेबल होता है। और MnO4-2 मैंगनेट आयन जो होता है, MnO4-2 एसिडिक मीडियम में, कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, ये दो पार्ट में टूट जाता है। किसमें बेटा, एक तो MnO2 में और दूसरा क्या बेटा, MnO4- में, MnO4- में। सर MnO4-2 जो होता है वो तीन पार्ट में, अगर तुम उसका क्या कराओगे रिएक्शन, एक तो तुम क्या करा दो, ओजोनोलिसिस, O3 के साथ रिएक्शन करा दो तो क्या बन जाता है, MnO4। क्या बन जाता है बेटा, MnO4। और तुम अगर इसको इलेक्ट्रोलिसिस करा दो, इलेक्ट्रोलिसिस करा दो तो क्या बन जाता है बेटा, ये इलेक्ट्रोलिसिस क्या हो जाता है, KMnO, सॉरी, ये तब भी MnO4 बन जाता है। मतलब मैंगनेट से परमैंगनेट बनाने के तीन तरीके हैं, एसिडिक मीडियम, ओजोनोलिसिस और इलेक्ट्रोलिसिस। क्या तीन तरीके हैं कि नहीं है, अरे है ना तीन तरीके। अच्छा, दूसरी चीज, इसको बनाया कैसे जाता है, ठीक है, एक और होता है जिसका नाम क्या होता है, पायरोलुसाइट और। क्या होता है बेटा, पायरोलुसाइट और। तो जब इसका जो प्रिपरेशन होता है, तो प्रिपरेशन कैसे होगा, मैंने क्या बोला, प्रिपरेशन कैसे होगा, पायरोलुसाइट और है MnO2। अब MnO2 का किसके किसके साथ रिएक्शन करा दीजिए भाई, पायरोलुसाइट और होगा तो और में दो चीजें होती ना, कौन कौन सी चीज होती है बेटा, एक पायरोलुसाइट और के अंदर मतलब कुछ इंप्योरिटीज भी रहेगा, तो इसके अंदर KOH और Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट ले लोगे, Na2CO3 और क्या ले लेते बेटा, हाँ क्या लिया हुआ है, एयर लिया हुआ है। अच्छा, एयर, तो ये किस में कन्वर्ट होता है, के मतलब एयर में ले लिया, इसको अंदर मतलब K2MnO4 बन गया।
तो ये पायरोलुसाइट ओर में बहुत सारे प्रोसेस करते हैं। ये कौन सा प्रोसेस, इसको बोलते हैं मेटलर्जिकल प्रोसेस। क्या बोलते हैं बेटा, मेटलर्जिकल प्रोसेस। तो जब मेटलर्जिकल प्रोसेस करोगे तो क्या बनेगा, K2MnO4। K2MnO4 फर्दर आप तीन तरीके से KMnO4 बना सकते हो, या तो एसिडिक मीडियम में, या तो ओजोनोलिसिस में, या फिर इलेक्ट्रोलिसिस में। लेकिन आपको बताओ कौन सा मेथड बेस्ट होगा। भाई एसिडिक बनाओगे तो दो चीजें बनेगा, तो हमारे काम का मिलेगा नहीं। लेकिन अगर ओजोनोलिसिस कराओगे तो भी मिलेगा, इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो भी मिलेगा। ओजोनोलिसिस में ओजोन अलग से लाना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलिसिस में क्या करोगे भैया, एक बैटरी लेके आओ, काम करा दो, अपना काम हो जाएगा कि नहीं। तो बेस्ट मेथड क्या होगा, आप इलेक्ट्रोलिसिस कर सकते हो। लेकिन क्या एक ही मेथड है कि तीन मेथड है, तीन। क्या बात बराबर है, यही है इसका प्रिपरेशन, यही है इसका प्रिपरेशन। अब अगर तुम चाहते हो कि सर इसका प्रिपरेशन सीखें जरा सा, तो देखो यहां पे हम वही से बोले, इट इज प्रिपेयर्ड बाय फ्यूजिंग पायरोलुसाइट। MnO2 से बनता है कि नहीं होता है, और किसके प्रेजेंस में, KOH या फिर K2CO3, कोई भी बेस ले लीजिए। दूसरा चीज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, जिसको मैंने एयर लिया था, और कोई KNO3 H2O2 एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लीजिए, ठीक है। और ये डार्क सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम मैंगनेट K2MnO4 बनाएगा। ये तो बनाएगा। K2MnO4 का कलर कैसा होता है, ग्रीन। कैसा होता है, ग्रीन। अब देखो हमारे पास MnO2 और KOH और O2 के साथ में K2MnO4 बनाएगा, H2 बनाएगा। अब ये MnO2 का ओवर जो होता है वो कैसा होता है, ब्लैक ब्राउन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या होता है, पोटेशियम मैंगनेट बनाना, तो कैसा हो गया, ग्रीन सॉलिड। अब तुम्हारे पास MnO2 को तुम चाहो तो K2CO3 के साथ कराओ तो भी K2MnO4 बनेगा, तुम MnO2 को KNO3 के साथ कराओ तो भी K2MnO4 बनेगा। मतलब K2MnO4 बनाने के लिए तुम्हारे पास कोई सी भी मेथड ले लीजिए, चाहे तुम KNO3 ले लो, चाहे H2O2 ले लो, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो। मैंने यही तो बोला कि पायरोलुसाइट ओर से क्या बनाना है, मैंगनेट आयन। और मैंगनेट आयन के लिए हमने क्या लिया था, मतलब पोटेशियम बाइकार्बोनेट लिया था, और क्या लिया था बेटा, हमने एयर लिया था। मतलब आपको ऑक्सीडाइज ही करना है। तो और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं, K2CO3 हो सकता है, KNO3 हो सकता है, या फिर KOH हो सकता है, कुछ भी ले लीजिए आप, या O2 ले लीजिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बनेगा क्या बेटा, K2MnO4 बनेगा। अब जब K2MnO4 बन जाएगा तो K2MnO4 बनाने के लिए क्या कराना सकते हैं सर, एसिडिक मीडियम ले सकते हैं कि नहीं, सर ले लीजिए एसिडिक मीडियम, या फिर ओजोन ले सकते हो, ओजोनोलिसिस कर लीजिए, या फिर क्लोरीन भी ले सकते हैं, क्लोरीन भी ले सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रोलिसिस। तो देखिए हमने क्या किया, इसको कन्वर्ट करने के लिए, जब मैंगनेट बन गया तो मैंगनेट को क्लोरीन से किया तो भी KMnO4, अगर ओजोन से किया तो भी KMnO4, और K2MnO4 को H2O से किया और ओजोन से किया तो भी KMnO4। क्या यही है, मैंने आपको एक ही स्टेप में सिखा दिया कि नहीं सिखा दिया। या तो तुम ऐसे लंबा लंबा पढ़ो, या जो एक स्टेप में सिखाया कि मैंगनेट आयन बेसिक मीडियम में स्टेबल होता है, एसिडिक मीडियम में वो MnO2 MnO4 माइनस में टूटता है, और ओजोनोलिसिस करने पे भी MnO4 माइनस में टूटता है, और इलेक्ट्रोलिसिस करने पे भी MnO4 माइनस में टूटता है। मैंगनेट आयन बनता है, और बनता कैसे, पायरोलुसाइट ओर को क्या करिए बेटा, पायरोलुसाइट ओर को क्या करिए, हीट करिए K2 मतलब कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, तो वो क्या बनता है बेटा, मैंगनेट आयन, और उसको फर्दर ये प्रोसीड करा दीजिए। क्या यही रिएक्शन है, बराबर है कि नहीं, क्या वही रिएक्शन है कि नहीं, पूरा एक एक स्टेप वही है। अब ये बोलता है कि केमिकल प्रोसेस अगर कॉमर्शियल प्रोसेस है, तो हमने क्या बोला था, बेस्ट मेथड इज व्हाट, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस कराइए, बेस्ट मेथड होता है, जिसको कॉमर्शियल बोल देते हैं हम लोग, ठीक है। अब दूसरा क्या बोलता है, लेबोरेटरी मेथड। अब लेबोरेटरी में क्या है सब, अब बेटा कॉमर्शियल अलग हो जाएगा, कॉमर्शियल मतलब जो सबसे सस्ता हो जाए, और लैब में कराना हो तो लैब में मैंगनीज है, मैंगनीज का H2O8 के साथ रिएक्शन कराइए, MnO4 बनेगा, तो ये MnO4 डायरेक्ट बन जाता है। तो इसको भी कह सकते हैं कि इट इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग ऑफ Mn+2 सॉल्ट विद परऑक्सो डाइसल्फेट है बेटा, क्या है, परऑक्सो डाइसल्फेट है ये, ठीक। आगे बढ़ते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी बताओ, कलर KMnO4 के अंदर किसकी वजह से आता है, DD ट्रांजिशन की वजह से कि चार्ज की वजह से, हाँ मैंगनेट के अंदर तो कलर होगा ना, मैंगनेट के अंदर तो होगा कि नहीं, मैंगनेट के अंदर किस वजह से आएगा, DD ट्रांजिशन, और कलर चार्ज ट्रांसफर की वजह से आता है किसके अंदर, MnO4 माइनस के अंदर। तो एक मैंगनेट है हमारे पास और एक क्या है, पर मैंगनेट, तो यहां MnO4 माइनस है। क्या बात बराबर है कि नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर इसके रिएक्शंस हैं, इसके रिएक्शंस हैं, तो KMnO4 का रिएक्शन सुन लो, KMnO4 का रिएक्शंस, भाई आप KMnO4 इज अनस्टेबल इन एसिडिक मीडियम, मैंने क्या बताया था, MnO2 बन जाएगा और क्या बन जाएगा, KMnO4 बन जाएगा, यही तो है। अच्छा सुनो ध्यान से, अगर मैं बोलूं कि एसिडिक मीडियम में रिएक्शंस करा रहे हो तो MnO4 को H2SO4 के साथ रिएक्शन करा दोगे, क्या बन जाएगा, वही दो चीजें जो मैंने बोली, ठीक। हीटिंग इफेक्ट में KMnO4 को पोटेशियम पर मैग्नेट को, तो ये किसमें बन जाएगा, K2MnO4 और MnO2, ठीक है, ये डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं होगा। और रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, अगर KMnO4 का तुम सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड के साथ कियो तो Mn2O7 बनेगा, और फिर MnO2 एक्सप्लोसिव बन जाएगा। अब ये तीन चार रिएक्शन है जो तुम्हें याद करनी होंगी,
ये मल्टी स्टेप रिएक्शन है, इसको याद करनी होगी, मतलब 1 2 3 4 हो सकता है। दूसरा चीज बोलता है कि केमोनोफोर इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सवाल ऐसा नहीं पूछता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि नहीं, बोला कि केमोनोफोर इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग, यस। क्या इट इज बेटर विद K2Cr2 यस, केमोनोफोर इज अ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विद एज कंपेयर टू K2Cr2 व्हाई? क्योंकि इसके अंदर जो प्लस, ये अगर +7 से +2 में आएगा तो +2 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा D5 लेकर के, बराबर है। तो ये दूसरा देखो, KMnO4 है, ये एसिडिक मीडियम में +2 में जाता है, बेसिक मीडियम में +6। याद रखना ज्यादातर ये न्यूट्रल मीडियम या फिर स्लाइटली बेसिक लिखा होगा। तो मैंगनीज हमेशा तुम +7 से अगर तुम देखोगे तो मैंगनीज की जनरली +7 में रहेगा और वो 2 में जाता हुआ दिखाई पड़ेगा, या तो Mn+2 में और या तो Mn+4 में। Mn+4 में अगर +7 से +2 में गया तो एन फैक्टर कितना 5, और +7 से +4 में गया तो 3। जनरली यही दो होते हैं। अगर कहीं पर लिखा होगा बेसिक मीडियम में, बताइए बेसिक मीडियम में किस में जाएगा, तो +4 में जाएगा कि +6 में जाएगा? नहीं, अगर कभी भी बेसिक मीडियम लिखा हो तो हमेशा क्या लेना, +4। न्यूट्रल और बेसिक लगभग बराबर होता है। जब बोलेगा हाईली अल्कलाइन मीडियम, क्या बोलेगा, तब लेना है +6। बात बराबर है कि नहीं बराबर है? एन फैक्टर कितना होगा, अगर +7 से +2 में गया तो एन फैक्टर कितना 5, अगर +7 से +6 में गया तो एन फैक्टर 1, +7 +4 में गया तो एन फैक्टर 3। तो याद रखना इसका 3 मीडियम याद रखना है KMnO4 का +7 +3 और +4, और +7 +6 और +4। न्यूट्रल और स्लाइटली बेसिक एक जैसे होते हैं, और हाईली बेसिक में किस में जाता है, वो +6 में जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं किस पे, पोटेशियम डाइक्रोमेट पे। किस पे, पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या इसको भी तरीका बता दूं जैसे मैंगनीट वाला बताया था, इसको भी एक तरीके में बता दूं? सर याद रखना, यहां पे देखना हमारे पास, देखो हमारे पास एक चीज होता है CrO4-। क्या होता है बेटा, CrO4-, और ये किस में कन्वर्ट होता है, Cr2O7 में। किसमें, Cr2O7 में। क्लियर है? ये है, इसको कौन सा आयन बोलते हैं, क्रोमेट आयन। इसको क्या बोलते हैं बेटा, क्रोमेट। इसको क्या बोलते हैं, क्रोमेट। और इसको क्या बोलते हैं, डाइक्रोमेट। ये क्रोमेट है और ये डाइक्रोमेट है। क्लियर है? ये क्रोमेट और ये डाइक्रोमेट। क्लियर? अब ये क्रोमेट और ये डाइक्रोमेट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये क्रोमेट और ये डाइक्रोमेट, ठीक, ये क्रोमेट और ये डाइक्रोमेट है, ठीक। अगर क्रोमेट का कलर बोले तो क्रोमेट का कलर कैसा होता है, क्रोमेट का कलर होगा बेटा येलो, और इसका कलर कैसा होता है, ऑरेंज। कैसा होता है बेटा, ऑरेंज। और याद रखना क्रोमेट डाइक्रोमेट ये एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट होता है और ये बेसिक मीडियम में। तो अगर तुम क्रोमेट को कभी भी एसिडिक मीडियम दे दोगे तो Cr2 बन जाएगा, बनेगा कि नहीं? और डाइक्रोमेट को दे दोगे तो ये क्रोमेट में बन जाएगा। अब बताओ ये किस मीडियम में स्टेबल है, एसिडिक में ना, किस में स्टेबल है, और ये किस में स्टेबल है। अब अगर एसिडिक मीडियम में है तो अब बताओ मैं इसका CO2 के साथ रिएक्शन करूं तो करेगा, नहीं करेगा। मैं इसका रिएक्शन करूं किसके साथ बेटा, NaOH के साथ, तो कर जाएगा। हाँ, ये NaOH के साथ जब रिएक्शन करोगे तो कैसा हो जाएगा, ये येलो कलर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, येलो। क्यों? क्योंकि Cr2 को जब भी बेस मिलेगा तो क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं। अगर मैंने बोला कि इसका SO2 के साथ कराओ तो SO2 तो एसिड है ना, रिएक्शन करेगा, बाद में बात करते हैं, ठीक। सर यहां पे देखें, सर अगर मान लीजिए यहां CO2 तो इसको CrO4 को अगर एसिडिक मीडियम दे दोगे तो ये ऑरेंज कलर नहीं बन जाएगा। अरे ऑरेंज बनेगा कि नहीं। अगर मैं इसको बेसिक मीडियम दे दूं, बेसिक मीडियम मतलब कौन सा बेटा, हम NaOH दे दें तो NaOH में क्या करेगा भैया, ये कहेगा हम बेस में तो स्टेबल है, तो कहेगा हम आगे रिएक्शन नहीं करेंगे। बोला SO2 के साथ क्या करेगा, बोला SO2 के साथ बोलेगा अरे ये क्या है, ये +7 में है कि नहीं है। बोला एसिडिक मीडियम तो है ये, और SO2 भी तो एसिडिक होता है। बोला हम भी एसिडिक हैं। बोला दोनों एसिड एक साथ रिएक्ट नहीं कर सकते। बोला नहीं करना है। बोला लेकिन एक काम कर सकते हैं, हम +7 से नीचे जा सकते हैं। बोला हाँ। बोला तुम +4 में, बोला हाँ। बोला तुम +6 में जा सकते हो, बोला हाँ। बोला अगर तुम ऑक्सीडाइज हो सकते हो, हम रिड्यूस हो सकते हैं, तो यहां जो रिएक्शन चलेगा वो एसिड बेस चलेगा या ऑक्सीडेशन रिडक्शन, क्या चलेगा, ऑक्सीडेशन। तो क्या ये जब बनेगा तो क्या बनेगा, ये Cr2O3 बना लेगा, और जब Cr2O3 बनाता है तो कैसा होता है, ग्रीन कलर बनता है। क्या बनता है बेटा, ग्रीन कलर। तो याद रखना जब डाइक्रोमेट जो होता है जब रिड्यूस होता है तो किस में आता है, Cr2O3 में, और Cr2O3 का कलर कैसा होता है, ग्रीन। क्या नीट में क्वेश्चन पूछा था कि व्हेन K2Cr2 रिएक्ट विद SO3 द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज ग्रीन कलर एंड द सब्सटेंस इज तो Cr2O3। बात बराबर है कि नहीं बराबर। ये हो गया। अब एक चीज और बोलता है Na2Cr2 क्या बोलता है बेटा, Na2Cr2 और K2Cr2। बोल रहा Na2Cr2 और K2Cr2 के अंदर, Na2Cr2 और K2Cr2 के अंदर बोलता है कि कौन जो होता है, कौन ये जो होता है हाइग्रोस्कोपिक नेचर का कौन होता है, मतलब वाटर को एब्जॉर्ब कौन ज्यादा करता है। तो सर ऑब्वियस सी बात है
Na2Cr2 7 क्यों? याद है ना, हाइड्रेशन एनर्जी पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? हाइड्रेशन एनर्जी पढ़ा था, हमने कहा था कि किस पे डिपेंड करता है, मतलब सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करता है? हाइड्रेशन एनर्जी पे। और हाइड्रेशन एनर्जी में जो ज्यादा छोटा होता है उस सॉल्युबिलिटी उसकी ज्यादा, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा तो वाटर ज्यादा अटैच करेगा कि नहीं करेगा, और ये कम करेगा कि नहीं करेगा। तो इसका मतलब K2Cr2 वाटर कम अटैच करेगा, बराबर है कि नहीं? क्या दो बात बराबर? तो बताओ प्राइमरी लैब में कौन यूज करेंगे, Na2Cr2 या K2Cr2? प्राइमरी एनालिसिस के लिए कौन यूज होगा? K2Cr2 ना, क्योंकि क्रिस्टल में रहना चाहता है, ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या बात बराबर है? आओ देखो, मैं यही पढ़ाने की तो कोशिश कर रहा हूं आपसे। सर बोल रहा है क्रोमेट आर स्टेबल इन बेसिक मीडियम, भाड़ में गया, ये वही जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये है CrO4 और 2- एसिडिक बेसिक, यही है कि नहीं है? बताओ ये प्रिपरेशन किससे होता है? प्रिपरेशन कैसे होगा? ये भी कोई और से प्रिपरेशन करेगा, कौन सा और से प्रिपरेशन करे? हाँ, इससे कौन से प्रिपरेशन से? क्रोमाइट ओर। किससे करेंगे बेटा? क्रोमाइट ओर। देखो ये क्रोमाइट ओर है, जब क्रोमाइट और सोडियम बाइकार्बोनेट या मतलब एक बेस और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करोगे तो एक बन जाएगा क्या? Fe2O3। ये तो निकाल के फेंक दो, तो कचड़ा है। Fe2O3 निकाल गया, कचड़ा निकाल के फेंक दिया मेटलर्जी में। और क्या बन गया? Na2CrO4। Na2CrO4 क्या है बेटा? Na2CrO4 क्या है? क्रोमेट है। कौन है? सोडियम क्रोमेट। अब बताओ, अगर इसको तुम एसिडिक मीडियम दे दो, अगर तुम इसको एसिडिक मीडियम दे दो तो ये क्या बन जाएगा? अब NaCrO4 बना ना, एसिडिक मीडियम तुम दे दो, ये देखो H2SO4 के साथ ना, तो ये क्या बन गया बेटा? Na2SO4 बन गया और Na2Cr2O7। तो क्या? क्रोमेट इज कन्वर्टेड इनटू डाइक्रोमेट व्हेन इट गेट अ एसिडिक मीडियम। तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया? Na2Cr2O7। अब बताओ Na2Cr2 हमारे पास प्राइमरीली लैब में यूज कर सकते थे क्या? नहीं। तो हम उसको क्या करते थे? KCl ले लेते थे। KCl ले लिया, अब Cl क्या करेगा? Na के साथ बॉन्ड बना करके NaCl बना देगा, और K2Cr2 क्या करेगा? बन गया ऑरेंज कलर का क्रिस्टल हमारे पास बन के तैयार हो गया कि नहीं तैयार हो गया? समझ पाया कि नहीं समझ पाया कि कैसे बना है ये? तो ये हमारे पास एक तरीका है आसानी से करने का। क्लियर है? अब इसके बाद में इसकी प्रॉपर्टी है, इसकी क्या है? प्रॉपर्टी है। तो इसकी भी प्रॉपर्टी देख लेते हैं आसानी से। नहीं आया? आ गया ना सबको? चलिए बहुत बढ़िया। इसकी भी प्रॉपर्टी क्या है? बोला why K2Cr2 is not prepared directly, first we prepare Na2 then we prepare K2Cr2। रीजन क्या बेटा? ड्यू टू हाइग्रोस्कोपिक नेचर ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ठीक, why K2Cr2 मतलब क्यों प्रेफर किया जाता है ये भी बता दिया हमने। लिखा इट इज ऑरेंज रेड कलर क्रिस्टलाइन सॉलिड लेस सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर बट फ्रीली सॉल्युबल। चलो ये क्वेश्चन गलती से लिख गया है, क्वेश्चन गलती से लिख गया बेटा। K2Cr2 कहता है कि किस कलर का होता है? तो बेटा ऑरेंज कलर का होता है। किस कलर का होता है? ऑरेंज रेड कलर का होता है, और लेस सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर बट फ्रीली सॉल्युबल इन हॉट वाटर। ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी याद रखना। ठीक, किस कलर का होता है? ऑरेंज। अच्छा, KMnO4 किस कलर का होता है? पर्पल। और K2MnO4? K2MnO4 ग्रीन। मैंगन और पायरोलुसाइड और ब्लैक। ब्लैक। क्रोमेट? क्रोमेट? क्रोमेट येलो ना, और डाइक्रोमेट? यही तो है। ये देखो क्रोमेट का कलर देखो, क्रोमेट के अंदर क्या होगा? क्रोमेट के बॉन्ड आइडेंटिकल होंगे। यस सर। इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है और D2S भी होता है, D3S होता है इसका। D3S याद है कि नहीं है? ये D3S एक बार लिखाया हुआ था कोऑर्डिनेशन वाले में, इसी के लिए लिखा रखा था। उसको sp3 बोलते हैं या D3S भी बोलते हैं। तो याद रखना ये टेट्राहेड्रल होता है, ये भी टेट्राहेड्रल होता है, और इसके सारे बॉन्ड जो होते हैं बॉन्ड आइडेंटिकल होते हैं। ये सब मैंने पढ़ा रखा है, बॉन्ड सारे आइडेंटिकल होते हैं। और मैंने आपको ये भी बता रखा है कि रेजोनेंस की वजह से बॉन्ड आइडेंटिकल होते हैं। ये बात क्लियर है कि नहीं? ये स्ट्रक्चर में देखो ऑक्सीजन यहां गायब है। देखो केमिकल प्रॉपर्टी, K2Cr2 हीट करोगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट हीट होगा, क्या बनाएगा बेटा? K2CrO4 क्रोमेट, और क्या बनाएगा? Cr2O3। Cr2O3 का कलर कैसा होता है? ग्रीन। तो ये भी याद रखना कि ग्रीन कलर का सब्सटेंस बनता है कब? व्हेन ये क्या हीटिंग इफेक्ट है कि नहीं है? तो हीटिंग इफेक्ट क्या मतलब? अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट को हीट करते हो तो क्या बनेगा बेटा? क्रोमेट, और क्या बनेगा? Cr2O3, और वो ग्रीन कलर का होता है, तो ये भी ग्रीन बनता है। ठीक है, मतलब ये भी ग्रीन बनेगा, ये भी K2Cr, ये येलो बनेगा। अमोनियम डाइक्रोमेट का नाम सुना है कि नहीं? ये रिएक्शन भी आप पढ़ाएंगे। अमोनियम डाइक्रोमेट को जब हीट करते हो, या फिर आपको हीटिंग इफेक्ट याद होगा कि अमोनियम डाइक्रोमेट को जब हीट किया था तो हमने कहा था नाइट्रोजन गैस बना, और ये भी ग्रीन कलर का सब्सटेंस बना था। याद है कि नहीं याद है? तो वहां पे भी मैंने आपको ये बता रखा था कि नाइट्रोजन जब बनता है तो क्या इट इज अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस। इट इज अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, K2Cr2 भी किसी को भी ऑक्सीडाइज कर देता है। यस सर, और ये ऑक्सीडाइज करके +3 में चला जाता है। और याद कर रखना कि KMnO4 इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कंपेयर टू K2Cr2 ड्यू टू हाईली स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn+2। ठीक, आगे आते हैं बेटा।
टेस्ट ऑफ K2Cr2 ये किस काम में आता है बेटा? ये इसको क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट में भी काम आता है, फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लोराइड आयन। किसमें काम आता है? क्लोराइड आयन। देखो जैसे क्लोराइड आयन है ना, तो क्लोराइड आयन का अगर मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड दे दोगे तो CrO2Cl2 बनाता है, इसको बोलते हैं क्रोमिल क्लोराइड, या फिर इसको क्या बोलते हैं? रेडिश ब्राउन वेपर बना लेता है। बात बराबर है कि नहीं बराबर? ठीक। और क्लोराइड ऑफ Pb, Hg, Ag, Sn डू नॉट गिव दिस टेस्ट बिकॉज दे आर कोवेलेंट। ये आपको हम कहां पढ़ाएंगे? जब आपको क्या पढ़ा रहे होंगे? प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, ठीक है। उसके अंदर इनऑर्गेनिक के सारे कैटायंस का और सारे एनायंस का हम टेस्ट पढ़ाएंगे आपको। तो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट वहां बताऊंगा कि पोटेशियम डाइक्रोमेट देता है, तो याद रखना, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बोलता है कि K2Cr2 को कभी भी ऑक्सीडाइज करने के लिए आप स्ट्रॉन्ग एसिड का यूज मत करिए। किसका यूज करिए? डाइल्यूट का। KMnO4 को भी। क्यों? अगर तुम स्ट्रॉन्ग एसिड का यूज करोगे तो वो एसिड बेस रिएक्शन करने लगेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं करेंगे। दूसरा ये भी आपको मैंने बता रखा है कि K2Cr2 को जब H2O2 के साथ रिएक्शन करोगे तो पेरोक्साइड है, तो व्हेन K2Cr2 रिएक्ट विद H2O2 इट ऑलवेज फॉर्म CrO5 स्ट्रक्चर। क्या? CrO5। और CrO5 क्या होता है बेटा? बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है। बात बराबर है कि नहीं? इसके अंदर प्रॉक्सी लिंकेज होता है। मैंने कहा था कि कोई अल्कोहल पी ले, दारू पी ले, तो दारू पीने के बाद पहले सिंगल लाइन टेस्ट होता था, अब सिंगल लाइन टेस्ट नहीं होता। आप क्या करते हैं? आप बोलते हैं उससे फूक मारो, फूक। तो फूक मतलब क्या होता है? वो K2Cr2 का कंपाउंड होता है जिसके अंदर फूक मारते हैं तो क्या होता है? वो भी Cr2O3 टाइप का कंपाउंड बन जाता है, जिसको ग्रीन कलर का होता है। ऑरेंज कलर जब रेड ग्रीन कलर में कन्वर्ट होता है इसका मतलब अल्कोहल आपने पी रखा। तो क्या बोलते हैं कि ड्रंकन ड्राइवर टेस्ट भी किससे होता है? K2Cr2 से। बराबर है कि नहीं बराबर है? चले आगे आ जाए। सॉल्युबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, ये बात हम ध्यान से सर, ये सॉल्युबिलिटी नहीं, स्टेबिलिटी। देखिए अगर हम बात करें तो हम मैंगनीज हमारे पास कौन सी स्टेट तक स्टेबल है बेटा? +7 तक। लेकिन क्या +7 तक इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है कि टफ है? बस 7 1 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जान निकल जाती है। तो क्या +7 डायरेक्ट निकाल सकते हो क्या? नहीं, डायरेक्ट नहीं। +7 में रहना स्टेबल नहीं है वो, उसके साथ कुछ होना चाहिए। जैसे मैंगनीज +7 में स्टेबल है ना, लेकिन कब स्टेबल है? जब वो MnO4 माइनस हो। क्या हो? MnO4 माइनस हो। कि या Mn+7 स्टेबल है? Mn+7 थोड़ी स्टेबल है, इसके साथ कोई निकालने वाला होना चाहिए ना, डायरेक्ट नहीं स्टेबल होगा वो कि हाँ चार्ज +7 आ गया है। तो याद रखना हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल कैसे? हायर ऑक्सीडेशन मैंगनीज से कौन इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है? फ्लोरीन। कितना चार्ज निकाल सकता है? +7। कितना निकाल सकता है? तो क्या 7 फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है क्या? नहीं। अगर 7 निकालेगा तो फ्लोरीन सारे चारों तरफ अटैच होगा कि नहीं होगा? तो जब अटैच होगा तो 7 फ्लोरीन का मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस इतना ज्यादा कि स्ट्रक्चर टूट जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर टूट जाएगा। तो कौन फिर +7 में ले कौन जाता है? +7 में कौन लेके जाता है? मैक्सिमम बॉन्ड कितने बना सकता है कोई एक एटम? मैक्सिमम बॉन्ड कितना बनाता है? अगर कोई मेटल है तो MF5 तक पॉसिबिलिटीज हो सकती है। MF4 या MF5 तक, 4 तक बता रखा है, MF4 तक, चलो ठीक है, MF4 तक पॉसिबिलिटी हो सकती है। इससे ऊपर ये नहीं जाता। 4 के बाद जाएगा स्टेरिक हिंड्रेंस से टूट जाएगा, तो फिर 4 तक जाएगा तो +4 में रहना चाहिए। लेकिन क्या ऑक्सीजन अगर 4 तक बनाएगा तो Mn जब 1 2 3 4 बनाता है तो 1 2 3 4 अगर बना लिया तो क्या ये +7 तक ले जा सकता है क्या? तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ऑक्सीडेशन स्टेट हायर इसलिए स्टेबल होता है क्योंकि ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड बना करके उसको स्टेबल कर लेता है। तो हायर ऑक्सीडेशन ऑफ transition element is found with oxygen and fluorine only due to high electronegativity, or oxygen stabilizes more because of multiple bond forming tendency. Is that clear to everyone? भाई CrO4 क्यों एग्जिस्ट करता है, Cr2O7 क्यों एग्जिस्ट करता है, या Mn2O7 क्यों एग्जिस्ट करता है, इसके पीछे का रीजन पूरा लिखा हुआ है। ठीक, अब देख लो दूसरी चीज लिखा है कि नीचे आने पे भाई लेफ्ट राइट जाने पे, आप बताओ लेफ्ट राइट पूरे पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट राइट जा लो तो लेफ्ट राइट में सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा कौन होता है? K2Cr2 या फिर KMnO4। ये तो होता है कि नहीं होता है? K2Cr2 या KMnO4। अब मान लो अपने पीरियड में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसका है? ऑक्सीडाइजिंग अच्छा एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? क्रोमियम ना, तो K2Cr2। लेकिन ग्रुप में बताओ, ग्रुप में क्या होगा भाई? ग्रुप में तो ऊपर क्रोमियम, नीचे मॉलिब्डेनम और फिर क्या होगा? टंगस्टन। क्या होगा? टंगस्टन। तो जैसे पीरियोडिक पी ब्लॉक के अंदर नीचे आने पे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है, नीचे आने पे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? इनर्ट पेयर इफेक्ट। वैसे ही नीचे आने पे क्या होता है बेटा? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? रिवर्स ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या बोलते हैं? रिवर्स। तो इसके ऊपर भी +6 कर लो, इसके ऊपर भी +6 कर लो, इसके ऊपर भी +6 कर लो, तो किसका +6 ज्यादा स्टेबल है? टंगस्टन का। किसका? टंगस्टन का। टंगस्टन का है कि नहीं है? अब अगर टंगस्टन का है तो क्या +6 में आने के बाद ये कहीं जाना नहीं चाहेगा? ठीक है, इट्स ओके +6, लेकिन क्या ये +6 में स्टेबल है? नहीं है।
तो अपने पीरियड में ये इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, या कह सकते हो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ये खींच सकता है +6। और अपने ग्रुप में इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि नीचे आने पे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल हो जाता है और ये सबसे लेस स्टेबल होता है। तो पूछता है ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो याद रखना, देखिए टंगस्टन, हाँ मतलब ये स्टेबल है, ये क्या बेटा स्टेबल है। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट टंगस्टन का स्टेबल होगा। तो इसका रीजन क्या है बेटा, ड्यू टू क्या बेटा, ड्यू टू रिवर्स ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू रिवर्स ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट, रिवर्स ऑफ इनर्ट पेयर। इनर्ट पेयर इफेक्ट में नीचे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है ना, इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक, अब ध्यान रखना, बोला सेम एलिमेंट के लिए, कभी कभी सेम एलिमेंट के लिए मैंने आपसे ये बात बोल रखा है वैसे कि डी ब्लॉक एलिमेंट आपने देखा है कि नहीं देखा है? WO3 होगा। देखिए ये जैसे क्रोमियम ऑक्साइड है, मॉलिब्डेनम, वैसे टंगस्टन ऑक्साइड भी होगा WO3, ठीक है, ऐसे सब में होगा बेटा। अब एसिडिक नेचर के बारे में बोला था हमने, कहा था कि याद है ना कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है तो एसिडिक नेचर भी बढ़ता है। मैंने कहा था लोअर होता है, डी के अंदर क्या होता है बेटा, याद है ना, डी के अंदर +1 +2 और +3 तक क्या होते हैं, क्या होते हैं बेसिक, कैसे होते हैं, और +4 वाले क्या होते हैं एम्फोटेरिक, और +5 +6 और +7 क्या होते हैं बेटा एसिडिक। होते हैं कि नहीं होते हैं? लेकिन आपको मैंने इसमें यह भी बता रखा है कि इसके अंदर कुछ और भी है जो एम्फोटेरिक होते हैं, जैसे Zn+2, ठीक है, Zn, और क्रोमियम +3, ये सब कैसे होते हैं एम्फोटेरिक। जैसे V2O5 +5 है ना, तो एसिडिक होना चाहिए था, लेकिन फिर भी ये क्या होता है एम्फोटेरिक हो जाता है। तो याद रखना ये भी कि कौन एसिडिक कौन बेसिक। क्या बात बराबर है कि नहीं बराबर है? अब उसके बाद में देख लो, ये सब पूरा दे रखा है। और ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन एंड ऑफ मेटल की कौन कौन बना सकता है? तो बेटा जो ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है वो वैसा ऑक्सीडेशन स्टेट बना सकता है कि नहीं बना सकता? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम का जहां तक पॉसिबिलिटीज हो सकती है तो ये बना रखा है। हैलाइड भी जो स्टेबल है वो सबसे ज्यादा बनाएगा। जैसे मान लीजिए स्कैंडियम था तो स्कैंडियम हाइड्रोजन के साथ क्या बनाएगा, SCX3 बना लेगा। ठीक, टाइटेनियम है, कितनी पॉसिबिलिटीज थी, जितनी पॉसिबिलिटी ऑक्सीडेशन स्टेट की उतनी हाइड्रोजन यहां बनाता चला जाएगा। जैसे क्रोमियम है X2 X4 X4 तक आएगा, तो ये मतलब मैक्सिमम 5 तो जाएगा नहीं, तो क्या होगा बेटा ये 6 वो बनाएगा, मतलब ऑक्सीजन लेकर के, मतलब 6 तो नहीं लेगा ना, तो 4 से ऊपर तो बॉन्ड नहीं बनाता है ना, तो 4 से ऊपर 4 तक रुक जाएगा। ठीक, तो ये मतलब हायर ऑक्सीडेशन इन हैलाइड और ऑक्साइड ऑफ एनाइन, ये जो ऑक्सीडेशन स्टेबल मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है वहां तक बनाएगा, बस इतना याद रखना है। ठीक है, ये मतलब ये अभी सिखाया ही है कि मैक्सिमम कितने तक पॉसिबिलिटीज है, +3 तक, मतलब 3 तक है ना। ये पोलराइड स्टेबल हायर ऑक्सीडेशन V5 नहीं, CrF6 नहीं पॉसिबल है बेटा, मैक्सिमम 4 तक पॉसिबल है, या फिर बहुत हद होता है तो 5 तक, अगर साइज छोटा हो जाए किसी एलिमेंट का तो। ठीक है, ये V5 है, VF5 है। देखो इन वेनेडियम हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज VF5 बट अदर हैव, मतलब मैक्सिमम कहां तक हो सकता है बेटा VX4 तक, एक्सेप्ट आयोडीन 4। अगर आयोडीन हो गया तो V4 भी नहीं होगा, मतलब आयोडीन 4 भी, हैलोजन 4 भी नहीं होगा। दूसरा चीज, एक चीज और है, कॉपर +2 इज मोर स्टेबल देन कॉपर +1 ड्यू टू व्हाट, कॉपर ड्यू टू हाइड्रेशन एनर्जी, मतलब साइज छोटा हो जाएगा तो वाटर ज्यादा अटैच कर जाएगा, तो Cu+2 इज मोर स्टेबल देन Cu+1, बस इतना है हाइड्रेशन एनर्जी। बस अब हमारे पास में बेटा है लेंथोनाइट, डी ब्लॉक हमारा खत्म हो गया। लेंथोनाइट में अगर देखो तो लेंथोनाइट को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन के अंदर होता है ना वो, तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन n-2, और इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा दिया आपको, 58 से लेकर के 71 तक लेंथोनाइट, और इलेक्ट्रॉनाइट 90 से लेकर के 103 तक। सही है, आगे देख लो फटाफट, देख लो फटाफट कि इसके अंदर कैसे याद करना बेटा, सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं गदगद तब दिल हुआ यार तुम यूं लुटे। और मैंने आपको बोला था इसमें 58 से लेकर 63 64 और 70 और 71, क्या इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होना चाहिए? ये याद रखना, देख लेना यहां 4 इनका मतलब सारे ऑक्सीडेशन स्टेट, सारे ऑक्सीडेशन स्टेट एकदम ध्यान से, सारे ऑक्सीडेशन स्टेट ध्यान से, मतलब क्या 6s2 5d1 फिर 4f1 होना चाहिए। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इसमें एक और बढ़ना चाहिए था, 3 बढ़ जाएगा, 6s2 4f3 6s2 4f4 6s2 4f5 6s2 4f6 और 6s2 4f7। फिर यहां 6s2 4f7 और 5d
1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इधर ध्यान से बुआ, है ना। अगर +2 स्टेट में हुआ तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो कहां से निकलेगा, 6s2 से ना, 6s2 से 4f1 होना चाहिए था, लेकिन होगा क्या 4f2, और अगर 3 निकलेगा तो 4f1। अब ये पूरा स्ट्रक्चर याद करना, 63 64 70 और 71, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या 58 भी याद कर लो, बस ये 3 हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होने चाहिए। 63 64 70 71, 63 64 70 71, ये आओ। अच्छा एटॉमिक साइज है, तो भाई अब बताओ इसके अंदर लेफ्ट टू राइट ही तो जा रहा है, सीने पर नदियां प्रेम के समाई। अब लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा, साइज घटता जाएगा, लेकिन साइज घटता जाएगा तो सीने पर नदियां प्रेम की समाई को पूरा घटता हुआ जाना चाहिए था। ये जो आपको यहाँ पे आपको उल्टा थोड़ा सा दिख रहा है, ये उल्टा नहीं है सीधा 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 है, बराबर है, सही है कि नहीं सही है, ये सब सीधे हैं। सुनो, लेकिन होगा क्या, लेकिन होगा क्या, ध्यान से देखो, अगर बेटा आप लोग को आपस में बात करनी तो आप लोग बाहर चले जाओ क्लास से, ठीक। ईयू क्या होता है, ईयू सबसे पहले आ जाता है, ईयू क्या होता है बेटा, सबसे पहले आ जाएगा, क्यों, इसका एबनॉर्मल क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है, एबनॉर्मल क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो कई बार सवाल पूछेगा कि क्या लेफ्ट राइट जाने पर साइज डिक्रीज होता है, तो यस, बट ईयू सबसे आगे आ जाता है, कब, एटॉमिक साइज में। लेकिन क्या आयनिक साइज के अंदर भी यही होता है, आयनिक साइज के अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं है, जो जहां था वो वहीं है, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं ऐसे रहेगा पूरा, बराबर है। ईयू खाली एटॉमिक साइज में बाहर आ जाता है। पूछता है लेंथनाइट का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो बेटा +3 है लेंथनाइट का, लेकिन Ln+2 और Sm और EU हाफ फील्ड होते हैं, और Yb+ क्या होता है, फुल फील्ड होता है, ये भी याद रखना। कैसे फुल फील्ड होता है, ये अगर चाहो तो पीछे से देख सकते हो, अगर Yb+2 है तो देखो Yb यहाँ पे कौन सा है बेटा, +2 है, देखो Yb+2 में क्या है, 4f14 है कि नहीं है, ठीक। इसमें मैंने वैसे डिटेल में आपको डिस्कस कर रखा है जब क्लास में पढ़ाया है, तो याद रखना ये कि Ln+2 Sm+2 EU, मतलब लेंथनाइट में Sm+2 और EU+2 हाफ फील्ड है, Yb+2 क्या फुल फील्ड है। और याद रखना लेंथनाइट +4 में सीरियम Tb+4 Dy+4 ये सब क्या होता है, स्टेबल होते हैं। लेंथनाइट का मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है, ठीक है, लेकिन इनके अंदर +4 होने की वजह से क्या होता है, ये 2 से देकर के इलेक्ट्रॉन 4 में चले जाएंगे, सीरियम +4 में जाके स्टेबल हो सकता है, सर Tb+4 में स्टेबल हो सकता है, Dy+4 में स्टेबल हो सकता है, Pr+4 में स्टेबल हो सकता है। अगर +4 में स्टेबल हो सकता है तो +2 से अगर +4 में स्टेबल बनना है तो 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो याद रखना लेंथनाइट जो +3 या +4 में जाना चाहते हैं वो कैसा बिहेव करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक। और सीरियम +4, अगर सीरियम +4 है, अगर प्लस किस में जा रहा है बेटा, +2 से अगर +4 में जा रहा है ना, ये ध्यान रखना, अगर +2 से +4 में जाएगा तो लेंथनाइट +2 से +4 में जाएगा तो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा ना, तो ये वर्क एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। और अगर कोई +4 से +2 में जाता है तो ये कैसा होगा बेटा, तो ये कैसा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, याद रखना ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक। ये वैसे मैंने सिखा रखा है। सीरियम जो है बेटा, सीरियम +4 से किसमें, +2 में भी जाता है, मतलब उसका E0 SRP वैल्यू पे डिपेंड करता है, E0 SRP पॉजिटिव होता है। E0 SRP जो होता है, याद रखना, ये सब लिखा रखा है मैंने, E0 SRP जो होता है किसका बेटा, E0 SRP सीरियम +4 से किसके अंदर, +2 के अंदर, अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है तो इसका मतलब ये जाना पसंद कर रहा है। अगर जाना पसंद कर रहा है तो मतलब क्या, ये +4 से +2 में आएगा तो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, भाई दूसरे से इलेक्ट्रॉन लीचेगा ना, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो ये सीरियम +2 इतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कि वाटर को ऑक्सीडाइज कर देता है, और वाटर को ऑक्सीडाइज सीरियम +4 से +2 में, इसका बेटा +4 से +2 का वैल्यू क्या आता है, पॉजिटिव आता है सीरियम का, कितना 1.7 आता है बेटा। अभी आ जाना, पूछ लेना बाहर कोई दिक्कत होगी तो, ठीक। +4 से +3 या +2 में, हाँ ठीक है, +3 का होगा तो हो सकता है, जो भी आता है वैल्यू, ठीक। हम लोग आगे आते हैं एक्टिनॉइड में। एक्टिनॉइड में कुछ नहीं याद करना है, थोड़े पापड़ उनसे ले लो नए पुराने, बस ये याद कर लेना। इसके अंदर भी उसका आपको याद कुछ नहीं करना है, खाली याद होना चाहिए 90 से लेकर के 103। ये याद है कि नहीं याद है,
थोड़े पापड़ उनसे ले लो, नए पुराने आम कम बिकेंगे, आम कम बिकेंगे कैफे में, ऐसा फरमाया मैडम नूरा फतेही और लारा दत्ता ने। काम खत्म। नेक्स्ट, इसके अंदर साइज में कोई डिफरेंस नहीं, ना एटॉमिक साइज में ना आयनिक साइज में, ठीक है। और साइज इनका छोटा होता है लेंथेनाइड से। रीजन क्या होता है, इनके अंदर एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन लगता है। दूसरा, ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +3 कॉमन था? यस, लेकिन +3 +4 +5 +6 +7 सब अवेलेबल है ड्यू टू क्या बेटा, लास्ट होता तो क्या होता 7s और क्या होगा 5f और 6d के बीच में जो एनर्जी का गैप होता है वो कम होता है, तो क्या होता है 4f 5d और 6s है। एक्टिनाइड है ना, एक्टिनाइड कहां से आता है? 5f वाला होता है कि लेंथेनाइड की 4f वाला? ये सही लिखा है बेटा, ये एक्टिनाइड शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज 7s 5d और 6s क्या है, ऑलमोस्ट क्या होता है बेटा, ऑलमोस्ट सेम एनर्जी होती है, बस इसलिए। ठीक, बस अब ये ऑक्सीडेशन स्टेट आपको लिखा जो जहां तक पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो लेंथेनाइड होता है, लेंथेनाइड के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर +3 कॉमन है तो क्या इट बिहेव एज एल्युमिनियम, इट बिहेव लाइक एल्युमिनियम, जैसे एल्युमिनियम +3 होता है। तो याद रखना, अगर एल्युमिनियम X2 के साथ रिएक्शन करता है तो AlCl3 बनाता है, वैसे LnH3 बनाएगा। जैसे ये करता है AlOH का होल थ्राइस बनाता है, तो ये भी LnOH का होल थ्राइस। Ln एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो कोई भी एनाइन जो होता है वो 3 पार्ट आता है। नाइट्रोजन के साथ Ln मतलब एल्युमिनियम नाइट्राइड, तो यहाँ पे लेंथेनाम नाइट्राइड। LnO2 तो Al2O3 बनाता है, तो वैसे Ln2O3 बनाएगा, Ln2S3 बनाएगा। ये Ln2C3 या Ln3C Ln2 मतलब ये कार्बन के साथ जब रिएक्शन करता है। और याद रखना, बेसिक नेचर की अगर बात करें तो हमारे पास जो लेंथेनाइड होता है बेसिक नेचर का होता है, जो एक्टिनाइड होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है। बस यहीं तक हमारा चैप्टर है, पूरा हमारा चैप्टर हो गया समाप्त। पूरा डी एंड एफ ब्लॉक पूरे हमारे पास 2 घंटे के अंदर लेक्चर खत्म हो गया है, ठीक है। तो चलिए अगला चैप्टर हमारा क्या होगा बेटा, पी ब्लॉक। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन।